अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज जो है वो एक न्यू सब्जेक्ट है आपका, जो कि रेडियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए है। रेडियोग्राफी टेक्निक 1। तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो है ये रेडियोग्राफी की जो टेक्निक है इसके मतलब भी जो है वो मैं लेक्चर्स आप तक पहुँचाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले जो है वो चैप्टर की तरफ। तो ये भी जो बुक है आपकी जो कौंसल है पंजाब मेडिकल फैकल्टी, उनकी तरफ से जो है ये कंपाइल की गई है। तो जो पहला आपका चैप्टर है जी, इंट्रोडक्शन है इसके अंदर, और जो कि रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वर्क्स इन रेडियोलॉजी। खैर ये हैं थोड़े से इंट्रोडक्शन में मतलब बताना है आपको कि ये क्या चीज़ें हैं। तो चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। इंट्रोडक्शन है जी, चैप्टर नंबर 1, रेडियोलॉजी। देखिए, रेडियोलॉजी कहते हैं कि इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। ठीक है, अब ये हमारे पास मेडिकल की वो फील्ड होती है स्टूडेंट, जिसके अंदर हम बीमारियों का इलाज जो है उनकी तशखीस करते हैं। ठीक है, उनको बीमारियों को डायग्नोस करते हैं और उनका जो इलाज है मतलब उसी हिसाब से हम उसको तशखीस कर रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो है कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट करने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं जो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो उसमें से जैसे कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें जैसे एक्सरे वगैरह है, ठीक है, करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, स्कैनिंग वगैरह है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं जो कि स्कैनिंग में आते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि डायग्नोस करना उनके थ्रू बीमारी को और फिर उसी हिसाब से ट्रीट करना। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं और बीमारियों का इलाज करते हैं। आगे कहते हैं कि इट्स मेन ब्रांचेस आर, इसकी आगे मेन जो ब्रांचेस जो डिस्कस की हैं यहाँ पे, वो हैं हमारे पास एक तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और दूसरी है रेडियोथेरेपी और द रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ठीक है, दो मेन ब्रांचेस हैं। कौन सी? एक डायग्नोस्टिक है, जिसके थ्रू जो है वो हम बीमारियों को डायग्नोस करेंगे, उनकी तशखीस करेंगे, और रेडियोथेरेपी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जिनके थ्रू हम जो है मेजर जो डिजीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट करते होते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी आ जाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इज़ कंसर्न विद द एवेल्यूएशन ऑफ डिजीज़। इसमें डिजीज़ को इवेल्यूएट करते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं। प्रोसेस बाय डिफरेंट इमेजिंग मोडालिटीज़। ठीक है, और डिफरेंट जो मोडालिटीज़ हैं, इमेजिंग मोडालिटीज़ हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए। अब ये इमेजिंग मोडालिटीज़ क्या है, मतलब कौन से पैरामीटर्स हैं रेडियोलॉजी के जिनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने डिजीज़ को इवेल्यूएट करना है। उसमें हमारे पास एक्सरे आ जाता है। अब एक्सरे जो है ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है प्लेन होता है एक्सरे, और दूसरा कंट्रास्ट प्रोसीजर में आता है। ठीक है, इनको हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं क्या। उसके बाद अल्ट्रासाउंड आ जाता है, डॉपलर स्टडीज़ आ जाती हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई और न्यूक्लियर मेडिसिन। ये सारे के सारे हमारे पास जो है किसके अंदर आते हैं, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अ नंबर ऑफ इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स सच एज एस्पिरेशन, ड्रेनेज एंड बायोप्सीज आर आल्सो डन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी सेंटर। अब कहते हैं कि बहुत सारे इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू जो है वो हम बीमारियों को डायग्नोस कर रहे होते हैं, और वो भी जो है वो कहाँ पे हो रहे होते हैं, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी सेंटर में होते हैं, जिसमें हमारे पास एस्पिरेशन है, ठीक है, ड्रेनेज है और बायोप्सीज है। ठीक है, बायोप्सी में ये होता है कि आप किसी भी एक टिश्यू का सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, बॉडी के किसी भी एक हिस्से से, और फिर उसको जो है वो चेक करते हैं कि वो वहाँ पे कोई जो है कोई भी इशू तो नहीं है, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनमें कोई डिजीज़ तो नहीं है। ड्रेनेज में भी ये है कि आप बॉडी से क्या करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उनको ड्रेन करते हैं, निकाल देते हैं। और एस्पिरेशन में भी क्या करना है कि अगर बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई भी एडिमा है, फ्लूइड अकमुलेट है, तो उसको जो है हम बाहर निकालते हैं। तो ये भी किस में आता है, हमारे पास डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी सेंटर के अंदर ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी रेडियोथेरेपी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। अब कहते हैं कि रेडियोथेरेपी या फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। अब ऑन्कोलॉजी स्टूडेंट, थेरेपी एक बात याद रखिएगा कि ये इंडिकेट करता है ट्रीटमेंट को। ठीक है, और रेडियो का मतलब क्या होता है, रेडिएशंस के थ्रू ट्रीटमेंट। आगे ऑन्कोलॉजी जो है ये कहलाता है ये रिलेट करता है कैंसर के साथ। ठीक है, यानी ऐसे पेशेंट जो कि कैंसर के साथ जो है वो लड़ रहे होते हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो क्या होती है, रेडियोथेरेपी होती है। ठीक है, रेडिएशंस के थ्रू उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। कहते हैं कि इस बेसिकली कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट कैंसर्स विद हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस। ठीक है, जो डिफरेंट तरह के बॉडी के अंदर कैंसर रन कर रहे होते हैं उनको हाई इंटेंसिटी की जो रेडिएशंस हैं उसके साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा ये सब कुछ कि जो कैंसर के मरीज़ हैं उसको जो है वो रेडिएशंस वगैरह जो है उसकी बॉडी पे डाली जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए।
उसके बाद आ जाता है वर्क इन रेडियोलॉजी, ठीक है। रेडियोलॉजी में जो लोग वर्क करते हैं वो उनके वर्कर्स देखेंगे, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट आ जाता है। रेडियोलॉजिस्ट इज़ अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हु आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS स्पेंड एन एडिशनल 4 to 5 year एक्सक्लूसिवली स्टडिंग रेडियोलॉजी, ठीक है। यानी कि रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है कि ये वो पर्सन होता है जो कि अपनी MBBS कंप्लीट करने के बाद फिर 4 से 5 year जो है वो रेडियोलॉजी की स्टडी में लगाता है, ठीक है। इन पाकिस्तान मैनी रेडियोलॉजिस्ट आर मेंबर आर द फेलोज ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन कराची। कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो हैं रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो मेंबर हैं या फेलोज हैं, ठीक है। कहाँ पे? CPSP के, ठीक है। CPSP मतलब एक कॉलेज है, ठीक है। इसकी ब्रांच कराची में भी है, लाहौर में भी है, ठीक है। तो खैर कहते हैं कि बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट जो हैं एक ये पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट अदारा है, वहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है रेडियोग्राफर आ जाता है। रेडियोग्राफर कहते हैं कि इज़ अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू परफॉर्म सर्टन रेडियोलॉजिकल examination himself or herself, also assist radiologist during contrast procedure, ultrasound examination, interventional procedures and radiotherapies। अब कहता है कि जो रेडियोग्राफर होता है कहता है कि ये वो पर्सन होता है जो कि क्वालिफाइड होता है, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है किसी भी पर्सन का वो खुद से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। या फिर ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है रेडियोलॉजिस्ट की, ठीक है। कब? जब कोई भी कंट्रास्ट प्रोसीजर चल रहा हो, अल्ट्रासाउंड चल रहा हो, इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स जो हैं वो चल रहे हों, या फिर रेडियोथेरेपी जो है वो की जा रही हो। तो इन सारे प्रोसीजर्स में जो है रेडियोग्राफर मिलकर काम करता होता है। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 2 जिसमें पेशेंट केयर है। अब कहते हैं कि रेडियोग्राफर प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द पेशेंट केयर एज ही इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू हैव मैक्सिमम इंटरेक्शन विद द पेशेंट। अब कहते हैं कि रेडियोग्राफर मतलब वो पर्सन होता है, एक वो इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है पेशेंट की केयर में कि इसका सबसे ज़्यादा जो है इंटरेक्शन होती है, यानी सामना होता है पेशेंट के साथ। सो आ रेडियोग्राफर मस्ट बी पोलाइट, ठीक है। रेडियोग्राफर को जो है वो पोलाइट होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, यानी सिचुएशन को हैंडल करने वाला होना चाहिए, एंड ही शुड डू हिज मैक्सिमम फॉर पेशेंट कम्फर्ट। और वो उसको इतनी कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक इतना कि वो पेशेंट को जो है वो कम्फर्ट पहुँचा सके, पेशेंट को रिलैक्स रख सके, उसकी जो परेशानी है उसमें उसकी हेल्प कर सके। फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेप्स, ठीक है। कुछ स्टेप्स होते हैं विच आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन पेशेंट केयर, जो कि पेशेंट केयर के लिए जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है जब भी आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है जी रिसेप्शन। एवरी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हैज़ अ रिसेप्शन वेयर द पेशेंट रिपोर्ट। कहते हैं कि हर जो डिपार्टमेंट होता है रेडियोलॉजी का, जहाँ कहीं पे भी है वहाँ पे एक रिसेप्शन होता है एज़ यूजुअल, जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में भी होते हैं, यहाँ पे भी एक रिसेप्शन रखा जाता है जहाँ पे पेशेंट रिपोर्ट होता है, मतलब आता है। एट रिसेप्शन अ सेंसिबल पोलाइट रेडियोग्राफर शुड बी अपॉइंटेड। और रिसेप्शन के पे भी जो है वो एक सेंसिबल और पोलाइट जो रेडियोग्राफर है उसको मतलब रखा जाता है, हु चेक्स द इंटाइटलमेंट ऑफ पेशेंट, जो कि पेशेंट से मतलब जो डाटा होता है उसको चेक करता है, एंटर पेशेंट्स पर्टिकुलर्स इन रजिस्टर, ठीक है। पेशेंट की एंट्री जो है वो करता है किसी एक खास रजिस्टर के अंदर, एंड गाइड्स द पेशेंट टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन रूम। और फिर उसकी जो जो भी उसकी जो टेस्ट वगैरह हैं उनके हिसाब से जो है वो उसको एग्जामिनेशन रूम की तरफ जो है वो डायरेक्शंस बताता है, उसको गाइड करता है कि आपने जो है वो इस रूम में जाना है, इस डॉक्टर को मिलना है, ठीक है। वो सारी आप जो है एक पेशेंट के लिए हेल्प करता है। इफ़ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इज़ अ स्पेशल वन लाइक कंट्रास्ट प्रोसीजर। अगर कहता है कि रेडियोलॉजी का जो इन्वेस्टिगेशन है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन यानी जो टेस्ट है, ठीक है, अगर वो एक स्पेशल किस्म का है लाइक कंट्रास्ट प्रोसीजर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या फिर अल्ट्रासाउंड CT स्कैन वगैरह है, ही गिव्स अपॉइंटमेंट आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करता है, फिर उसके बाद पेशेंट को एक अपॉइंटमेंट देता है, एंड राइट प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑन रिक्वेस्ट फॉर्म। और फिर एग्जामिनेशन फॉर्म जो होता है उसका रिक्वेस्ट फॉर्म जो होता है उसके ऊपर एग्जामिनेशन के लिए जो है वो मतलब चीज़ें मेंशन करता है कि इस पेशेंट का ये वाला टेस्ट होगा, इस डेट पे होगा, और ये चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्शनिस्ट का या रिसेप्शन पे जो प्रेजेंट होता है रेडियोग्राफर, ठीक है, ये उसका काम होता है। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास वेटिंग आ जाती है। नियरली एवरी पेशेंट हु अटेंड अ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हैज़ टू स्पेंड सम टाइम इन द वेटिंग, ठीक है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मतलब जब आपने जाना होता है तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू मेक वेटिंग लेस बोरिंग, ठीक है। कहते क्या बता आपकी पेशेंट की वेटिंग को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम ले सकते हैं। एन एफिशिएंट
अपॉइंटमेंट सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर कीपिंग द वेटिंग टाइम टू अ मिनिमम, ठीक है। कहते हैं कि अगर आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा, ठीक है, यानी कि अगर आप आने से पहले पेशेंट को एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दें कि भई आपके आने की टाइमिंग ये, आप इस टाइम तक आ जाएँ। क्योंकि जब डॉक्टर के पास एक लिस्ट होती है, ठीक है, वो इस हिसाब से जो है पेशेंट्स को डील कर रहा होता है, तो आइडिया हो जाता है कि एक पेशेंट की टाइमिंग पे इतना टाइम लग रहा है, नेक्स्ट इस पेशेंट का नंबर है, थर्ड इस पेशेंट का नंबर है, तो इतना इतना टाइम लगेगा। तो वो उस हिसाब से पेशेंट को जो है वो डे का भी बता दिया जाता है और उसको टाइम का भी बता दिया जाता है कि आप मॉर्निंग में आ जाएँ, आप जो है इवनिंग में आ जाएँ, या फिर आप जो है वो दोपहर में आ जाएँ। तो कहते हैं कि अगर आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम एफिशिएंट है, पेशेंट को रिकॉल करवाता है, ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो है वेटिंग टाइम को क्या कर सकता है, मिनिमम कर सकता है। वेटिंग कैन बी मेड लेस बोरिंग, कहते हैं कि वेटिंग को हम लेस बोरिंग कर सकते हैं, मतलब कम से कम बोरिंग कर सकते हैं इफ़ द पेशेंट इज़ सप्लाइड विद न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स। अगर पेशेंट को जो है वो कोई न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएँ। टेलीविजन इन द वेटिंग एरिया इज़ आल्सो हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो या फिर आप एक टेलीविजन वगैरह जो है वो भी एक हेल्पफुल होता है अगर वेटिंग एरिया में लगा हो। व्हेन एवर पॉसिबल सेपरेट वेटिंग एरियाज शुड बी अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द पेशेंट। कहते हैं कि और अगर पॉसिबल हो सके तो डिफरेंट जो है सेपरेटली वेटिंग एरियाज होना चाहिए डिफरेंट तरह के पेशेंट्स के लिए, जैसे मेल और फीमेल पेशेंट्स हैं, ठीक है, एंड ऑफिसर एंड सोल्जर्स हैं, तो इनके लिए जो है वो सेपरेटली वेटिंग एरिया जो है अगर हो तो ये बहुत बेस्ट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी आ जाता है। बिफोर द एग्जामिनेशन द आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट मस्ट बी चेक, ठीक है। कहते हैं कि एग्जामिनेशन से पहले आपको पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करनी चाहिए कि मतलब आप जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं क्या इसी पेशेंट से रिलेटेड है। चेक बाय द रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर उसको चेक करेगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी ही मे टेक हेल्प फ्रॉम रेडियोलॉजिस्ट। अगर वो कहीं पे उसको शक पड़ता है या कहीं पे उसको कोई भी डिफिकल्टी या डाउट नज़र आता है कि ये टेस्ट इस पेशेंट का नहीं है, तो जो है वो डॉक्टर से या रेडियोलॉजिस्ट से जो है वो हेल्प ले सकता है। उसके बाद है जी एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर में ये है कि आल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव द पेशेंट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन टू बी परफॉर्म्ड। कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेशेंट को जो है वो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन बताएं कि आपका ये वाला प्रोसीजर ये वाला एग्जामिनेशन होने लगा है। मोस्ट पेशेंट अप्रिशिएट बीइंग गिवन सम इन्फॉर्मेशन, लेकिन कुछ पेशेंट मतलब इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा समझते हैं अगर उनको टेस्ट से पहले, कोई एग्जामिनेशन से पहले या प्रोसीजर से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। पर्टिकुलरली बी कंट्रास्ट प्रोसीजर, जैसे कंट्रास्ट प्रोसीजर है, इमेजिंग गाइडेड इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हैं, यानी कि जो थोड़े से मुश्किल प्रोसीजर्स होते हैं, अगर उनके मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पेशेंट को दे दी जाए तो वो पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। इसमें भी आपने पेशेंट को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। आपने ये नहीं कहना कि जो ये आपका टेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ये हो सकता है या इसमें कोई आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। आपने बस पेशेंट को यही कहना है कि आपका प्रोसीजर बस 10-15 मिनट का या आधे घंटे का, जितने भी देर का है, आप ईज़ी हो जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आपने पेशेंट को रिलैक्स करना है। If the apparatus that make considerable noise is about to be used, for example MRI for the patient should be warned about this before examination। कहते हैं कि अगर कुछ ऑपरेटर्स हैं अगर जिनको यूज़ करते हैं तो वो उनके इस्तेमाल से पहले क्या करते हैं, उनसे नॉइस डेवलप होता है, शोर मतलब पैदा होता है, तो इसके जैसे MRI वगैरह करते हैं तो इसके मतलब आपने पेशेंट को जो है एग्जामिनेशन से पहले ही बता देना ताकि वो परेशान ना हो कि पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद है चेंज ऑफ ड्रेस। डीन गाउन must be provided for those lady patients who are wearing garments that are likely to produce artifacts during the radiographic procedure। आप कहते हैं कि जब जो है जैसे कुछ फीमेल पेशेंट्स आ जाती हैं, ठीक है, उनको आपने एक जो है वो गाउन जो कि एक पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है जिसको डीन गाउन कहते हैं, वो आपने पेशेंट को जो है वो देना है, लेडी पेशेंट्स को। कहते हैं कि जिन्होंने स्पेशली गारमेंट्स वगैरह पहने होते हैं या फिर कोई भी ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स एंड सम मेथड्स फॉर सेफ डिपॉजिट ऑफ मनी एंड वैल्यूएबल्स मस्ट बी अडॉप्टेड। और जो है पेशेंट की जो है आपने कोशिश करनी है कि ज्वेलरी वगैरह तो वो जो है ना रिमूव कर दें अपनी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपने जो उसकी मनी है और जो वैल्यूएबल्स जो भी उसकी जो चीज़ें होंगी, ठीक है, उनको सेफ जगह पे डिपॉजिट करना है, मतलब उसकी उस चीज़ के लिए भी आपने पेशेंट को जो है ना वो अश्योर करना है कि आप अपनी चीज़ें जो वो संभाल लें या कोई काउंटर वगैरह हो जहाँ पे आप सबमिट करवा सकें है। तो ये चीज़ें आपने पेशेंट को जो है ना थोड़ा सा इस हवाले से बताना है और अगर ज़रूरत पड़े तो उसका जो है वो आपने गाउन जो है वो चेंज करवाना है। उसके बाद है प्राइवेसी आ जाता है। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन शुड बी कैरिड आउट इन एज मच प्राइवेसी एज पॉसिबल। कहते हैं कि रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन जो है वो आपको परफॉर्म करने चाहिए किसी भी मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो सके कि पेशेंट की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। हाउ एवर
देयर मस्ट बी एन आया और अटेंडेंट विद एवरी फीमेल पेशेंट। तो कहते हैं कि ये भी होना चाहिए कि अगर कोई भी फीमेल पेशेंट है ड्यूरिंग द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो कोई ना कोई उनके साथ अटेंडेंट या फिर आया को जो है वो अलाउ किया जाए। द डोर ऑफ द एग्जामिनेशन रूम शुड नॉट बी ओपन। ठीक है, जो एग्जामिनेशन रूम का जो रूम का डोर है वो ओपन नहीं होना चाहिए। एंड ओनली द पेशेंट एंड आया अटेंडेंट शुड बी प्रेजेंट इन द रूम। ठीक है, और सिर्फ पेशेंट और उसके साथ अटेंडेंट या एक आया जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होनी चाहिए। इट इज़ ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन एग्जामिनेशन। कहते हैं कि ये मतलब पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं कुछ एग्जामिनेशन में, जैसे हिस्टेरो सल्पेंजियोग्राफी की जाती है, दैट द पेशेंट शुड बी कवर्ड विद द शीट और ब्लैंकेट। ठीक है, तो कहते हैं कि इसका जैसे HSG जो टेस्ट है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, जिसमें पेशेंट की जो है वो उसकी फ्लिपेंट ट्यूब ओवरीज वगैरह का जो एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इसमें कहता है कि पेशेंट की को शीट या फिर ब्लैंकेट के साथ जो है वो कवर कर देना चाहिए। उसके बाद कंफर्ट आ जाता है। इफ़ प्रैक्टिकेबल अ फॉर्म मैट्रेस शुड बी प्लेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन काउच। कहता है कि जो एग्जामिनेशन काउच है या बेड है जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर एक कंफर्टेबल मैट्रेस होना चाहिए फॉर्म का। ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन आर इन दूस प्रोसीजर वेयर द पेशेंट हैज़ टू रिमेन इन द सेम पोजीशन फॉर द लॉन्ग टाइम। या वो वाला प्रोसीजर जिसमें पेशेंट को एक थोड़े से लंबे टाइम के लिए जो है एक ही पोजीशन में उसको रहना होता है, तो वो वाला जो बेड है या वो वाला काउच है वो थोड़ा सा कंफर्ट वाला होना चाहिए या रिलैक्सिंग होना चाहिए। पिलोज शुड बी यूज टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। पिलो भी उसको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। A small set of steps should be available so that the patient can climb easily on the examination table। और कहते हैं कि एक जो है स्मॉल सेट ऑफ स्टेप्स, जो छोटी सी 2-3 स्टेप्स की जो सीढ़ियाँ सी होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर चढ़ के आराम से पेशेंट जो है वो अपने काउच पे या एग्जामिनेशन टेबल पे जो है वो इजीली जा सके, उसको भी मस्टली रखें। ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन हैंड ग्रिप्स एंड फ्रॉम फुट रेस्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड। अब फ्लोरोस्कोपिक जब एग्जामिनेशन हो तो उसमें हाँ मतलब उस एग्जामिनेशन के लिए हैंड ग्रिप यानी कि हाथों को के सहारे के लिए कुछ मतलब ग्रिप होनी चाहिए, और एक फिल्म फुट रेस्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड, और जहाँ पे पेशेंट के फुट जो है वो रिलैक्सिंग कंडीशन में रहें, तो आपको ये भी जो है ऑपरेटर्स के साथ साथ जो है ना इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अ पेशेंट शुड नॉट बी अलाउड टू डिसेंड फ्रॉम द टेबल विदाउट समवन बीइंग एट हैंड टू हेल्प। कहते हैं कि पेशेंट को जो है ना वो आपने नहीं अलाउ करना कि वो जो है बगैर किसी हेल्प के जो है ना वो टेबल से नीचे उतरे। ठीक है, अ नर्वस पेशेंट में ट्राई टू डू सो। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि जो प्रोसीजर के बाद अक्सर जो है वो पेशेंट या प्रोसीजर से पहले पेशेंट जो है वो क्या होता है कि कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो इस तरह से करने में बहुत जल्दी करते हैं एंड फॉल ओवर और गिर जाते हैं। तो आपने पेशेंट को जो है वो पकड़ के जो है या फिर जब उतारना है या फिर लटाना है एग्जामिनेशन टेबल पे, तो आपने जो है उसको कोई ना कोई सपोर्ट या कोई जो है ना वो हेल्प के लिए उसके साथ कोई हो। ठीक है, उसके बाद है रेडियोग्राफर मस्ट इंश्योर दैट देयर इज नो हर्डल इन द पेशेंट्स में, फॉर एग्जांपल इमेज intensifier tube so that there is no risk of patient striking his head against it। कहते हैं कि रेडियोग्राफर को जो है ना इस चीज़ की गारंटी कर लेनी चाहिए, इस चीज़ का इंश्योर कर लेना चाहिए, मतलब इसको इस चीज़ की गारंटी कर लेनी चाहिए कि देयर इज़ नो हर्डल इन द पेशेंट्स वे। यहाँ पे मे लिखा हुआ है, मे नहीं आएगा, वे आएगा। ठीक है, यानी पेशेंट के रास्ते में कोई भी हर्डल ना हो। फॉर एग्जांपल इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब कहते हैं कि जैसे इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब यानी कि ये वो ट्यूब होती है अक्सर स्टूडेंट जो कि मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, उसको बढ़ा देती है। तो अक्सर ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, इनमें इसको लगाया जाता है ताकि जो है पेशेंट की जो बॉडी के इंटरनल जो स्ट्रक्चर की स्टडी है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो कहते हैं कि इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब सो दैट देयर इज़ नो रिस्क ऑफ पेशेंट स्ट्राइकिंग हिज हेड अगेंस्ट इट, कि पेशेंट का जो हेड है, ठीक है, वो कहीं इस ट्यूब के साथ स्ट्राइक ना कर जाए, क्योंकि ये अक्सर जो है मतलब ऑपरेटर्स के ऊपर वाली तरफ लगी होती है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट का हेड इसके साथ स्ट्राइक कर सकता है। तो इस चीज़ की आपने क्लियरेंस करनी है। इसके बाद कहते हैं कि रेडियोग्राफर मस्ट ऑलवेज बी नियर बाय व्हेन द पेशेंट इज गेटिंग इनटू आर आउट ऑफ द व्हील चेयर। तो कहते हैं कि रेडियोग्राफर को उस वक्त भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब एक पेशेंट जो है व्हील चेयर से उतर रहा हो या व्हील चेयर पर बैठ रहा हो, एंड शी ब्रेक्स शुड बी ऑन, और उसकी जो मतलब व्हील चेयर की जो ब्रेक्स हैं वो ऑन होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में कहते हैं कि द पेशेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली स्टिल इन रिक्वायर्ड पोजीशन वाइल एक्सपोजर इज बीइंग मेड। कहता है कि इस चीज़ की जो है वो आप ये भी गारंटी कर लें कि पेशेंट जो है वो मतलब एग्जामिनेशन के लिए जो उसकी पोजीशन रिक्वायर्ड है, पेशेंट जो है वो उसी पोजीशन में हो और कोई भी वो जो है अननेसेसरी मूवमेंट ना परफॉर्म कर रहा हो। एनी मूवमेंट ड्यूरिंग द एक्सपोजर विल काज ब्लरिंग ऑफ द फिल्म। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर तो पेशेंट जो है वो कोई मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लरिंग हो जाएगी फिल्म। ठीक है, यानी जो पेशेंट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके अंदर जो फिल्म आपको मिलती है, ठीक है, तो कहते हैं कि वो ब्लर होने का चांस है। द पेशेंट मस्ट बी मेड एज कम्फर्टेबल एज पॉसिबल। पेशेंट को अपने कंफर्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज इफ़ ही इज़ इन पेन और इन अनकम्फर्टेबल पोजिशन इट इज़ लाइकली अनलाइकली दैट ही विल रिमेन स्टिल। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर तो पेशेंट अनकम्फर्टेबल होगा, ठीक है, अपनी पोजीशन के लिहाज से, तो कहता है कि आपने जो है ना उस चीज़ को ख़त्म करना है। ठीक है, अगर तो वो उसी कंडीशन में रहेगा तो फिर अननेसेसरी मूवमेंट भी परफॉर्म होंगी और रिजल्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। फॉर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ पिलोज शुड बी यूज्ड फॉर सपोर्ट एंड इमोबिलाइजेशन। तो जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जैसे आपके हाथ पाँव, ये टांगे वगैरह हैं, बाजू वगैरह हैं, ठीक है, तो अगर तो आप इनका रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप पिलो ज़रूर प्रोवाइड करें सपोर्ट के लिए और इमोबिलाइजेशन के लिए। यानी जैसे बाजू है, बाजू के नीचे जो है वो पिलो वगैरह रख दें, टांग है तो टांग के नीचे रख दें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाइजीन। हाइजीन में कहते हैं कि द रूम वेयर द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड टाइडी। कहते हैं कि वो वाला रूम जहाँ पे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो हमेशा मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई भी वहाँ पे गंद वगैरह ना हो। इट शुड बी क्लीन इमीडिएटली आफ्टर यूज़। ठीक है, इसको फ़ौरन से साफ़ करना चाहिए जैसे ही इसको इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली आफ्टर कंट्रास्ट प्रोसीजर लाइक बेरियम अनीमा एंड इंटरवेंशनल प्रोसीजर लाइक एस्पिरेशन। ठीक है, तो कहते हैं कि मतलब अगर जैसे कि कोई भी कंट्रास्ट प्रोसीजर है, जैसे अनीमा दिया जाता है, बेरियम अनीमिया, ठीक है, ये अक्सर जो स्टूडेंट बेरियम अनीमा मतलब जो गैस्ट्रिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है। ठीक है, तो उस वक्त पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट जो है वो वॉमिट वगैरह करता है। ठीक है, तो या फिर जो एस्पिरेशनल जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें बॉडी से जो है वो वेस्ट मटीरियल या फ्लूइड वगैरह को जो है वो रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है रूम को अपने फ़ौरन से साफ़ करना है। द रेडियोग्राफर शुड नॉट डिस्क्लोज द डायग्नोसिस टू द पेशेंट, फॉर एग्जांपल वेदर द फ्रैक्चर इज़ प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, कहते हैं कि रेडियोग्राफर को जो डायग्नोसिस है वो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर फ्रैक्चर हुआ है वो प्रेजेंट है या नहीं है। सच इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट ओनली बाय आवर डॉक्टर। ठीक है, कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ जो पेशेंट का डॉक्टर है उसी को दी जाए। उसके बाद है जी कंसेंट फॉर्म। ठीक है, कंसेंट फॉर्म ये कि इजाज़त लेना। ठीक है, राइटिंग कंसेंट फॉर्म आर साइन बाय द पेशेंट देमसेल्फ आर देयर रिलेटिव बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी इंटरवेंशनल प्रोसीजर। कहते हैं कि जब भी आप कोई भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो आपको जो है वो एक रिटन इजाज़तनामा जिसे कहते हैं वो आपको लेना चाहिए, जिस पे पेशेंट के या पेशेंट के रिलेटिव के साइन हो। द प्रोसीजर एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन मस्ट बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट बिफोर द साइनिंग ऑफ द कंसेंट फॉर्म। ठीक है, तो जो प्रोसीजर की जो भी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, वो आपने पेशेंट को ज़रूर बतानी है, पेशेंट प्रोसीजर के बारे में भी और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी कि ये पेचीदगियाँ आ सकती हैं। ठीक है, तो आपने जब भी ये कंसेंट फॉर्म साइन करवाना है तो इससे पहले आपने जो है कंसेंट ज़रूर लेनी है। आफ्टर केयर ऑफ द पेशेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली आफ्टर ऑल इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स। कहता है कि ये इम्पॉर्टेंट है जितने भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं। द पेशेंट रिमेन इन द डिपार्टमेंट फॉर सम टाइम। ठीक है, पेशेंट को जो है मतलब प्रोसीजर जब हो जाता है, ठीक है, उसके बाद की मतलब ये केयर होती है। तो कहते हैं कि पेशेंट को कुछ टाइम के लिए जो है डिपार्टमेंट में रखें एंड हीज़ वाइटल साइंस आर चेक्ड, उसके वाइटल साइन चेक करें एंड ही इज़ ऑब्जर्व फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, और उसको नोटिस में रखें, ऑब्जर्वेशन में रखें कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं होती। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट। द रिपोर्ट्स ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर शुड बी प्रिपेयर्ड वेल इन टाइम। कहते हैं कि जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स जो हुए हैं इनकी जो रिपोर्ट्स हैं आप वो मतलब टाइम पे प्रिपेयर करके रखें। द एक्सरे रिपोर्ट फॉर वन एग्जांपल शुड बी रेडी बाय 9 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, कहते हैं कि जैसे एक्सरे रिपोर्ट है, ठीक है, आज एक्सरे हुआ है तो कल जो है 9 बजे तक सारी रिपोर्ट्स जो हैं सुबह मॉर्निंग में प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शुड बी गिवन ऑन द सेम डे, और जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो उसी टाइम पे पेशेंट को दी जाए। पेशेंट टू सी रिपीट एंड क्लिनिकल नोट्स केस। अब यहाँ पे ये है कि पेशेंट दिस पेशेंट नीड एक्स्ट्रा केयर एंड शुड बी हैंडल्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अब कुछ स्टूडेंट केसेस ऐसे होते हैं जो कि किन पेशेंट्स को मतलब आपने मतलब देखना होता है
और उनके ऊपर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी होती है, ठीक है। उनकी प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी की बेस पे मतलब हैंडल करना चाहिए कुछ पेशेंट्स को। जैसे कि अगर कोई एमरजेंसी केस आ जाता है, बाकी पेशेंट्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई एमरजेंसी केस आ जाता है तो उस कंडीशन में ज़ाहिर सी बात है आपको क्या करना चाहिए, आपने ये नहीं कहना कि जो लोग पहले आए हुए हैं हम उनका परफॉर्म करेंगे, नहीं। जो एक पर्सन जिसकी जान खतरे में है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है क्या करेंगे कि अपनी प्रायोरिटी पेशेंट की कंडीशन के लिहाज से, प्रायोरिटी की बेस के लिहाज से आप क्या करेंगे, उसका टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। प्रायोरिटी केसेस, पेशेंट ऑन स्ट्रेचर्स, इन व्हील चेयर्स, पेशेंट विद द एक्यूट पेन एंड एल्डरली पेशेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर रूटीन पेशेंट। आप कहते हैं कि प्रायोरिटी केसेस में ये कि ऐसे पेशेंट जो कि स्ट्रेचर के ऊपर हों, ठीक है, या व्हील चेयर के ऊपर हों, या पेशेंट जो कि पेन के साथ आए, या जो एल्डर एज के पेशेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर द रूटीन पेशेंट, जो रूटीन के पेशेंट होते हैं उन पे। उसके बाद है जी हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3, जो है जी बेसिक एक्सरे फिजिक्स, ठीक है, एक्सरे मशीन इसमें आ जाता है, ठीक है। अक्सर बहुत कॉमनली आपने स्टूडेंट देखा होगा एक्सरे के बारे में, ठीक है, कि अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो तब भी एक्सरे करवाया जाता है, ठीक है। अगर कोई बोन्स के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, फ्रैक्चर वगैरह, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी एक्सरे वगैरह करवाया जाता है, ठीक है। तो बॉडी की एक जो है डिटेल स्टडीज़ के थ्रू जो है वो हमें आइडिया हो जाता है। तो खैर इसकी तरफ जाने से पहले हम जो है वो एक्सरे मशीन को देखेंगे कि ये मशीन क्या है। अब कहते हैं कि इट हैज़ 3 प्रिंसिपल पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक एक्सरे ट्यूब होती है, एक कंसोल होता है और एक जनरेटर होता है। अब एक्सरे ट्यूब की बारे में बात करेंगे तो इट इज़ कंटेन्ड इन प्रोटेक्टिव हाउसिंग लाइंड विद लेड, ठीक है। कहते हैं कि जो एक्सरे ट्यूब होती है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो कि लेड की होती है, ठीक है। द प्रोटेक्टिव हाउसिंग कंटेन ऑयल, ठीक है। अब ये जो कवरिंग है, ठीक है, इसके अंदर ऑयल होता है that contain oil and that serve as an इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, और एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होती हैं, एंड द थर्मल क्वेश्चन, एक थर्मल क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का मतलब ये कि इसके ऊपर एक कवरिंग या प्रोटेक्शन है जो कि इसको जो है ना बाहर के किसी भी इन्वायरमेंट से क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, और बाहर के टेम्परेचर से जो है इसको बचाएगी। इट कंटेन एन कि बाहर का अगर टेम्परेचर जो है वो मतलब ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो उस कंडीशन में जो है मशीन के ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो इंसुलेटर में ये कि मतलब एक कवरिंग हो जाएगी कि जो है दूसरे किसी पर्सन के लिए जो है वो ये ख़तरे का बायस नहीं बनेगी। उसके बाद है एनोड एंड कैथोड्स इन्वेलप्ड इन द ग्लास ट्यूब विद वैक्यूम इन इट। अब कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो एनोड और कैथोड होते हैं जिनके वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और वैक्यूम इसके अंदर होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हमारे पास क्या है कि ये एक ट्यूब दिखाई हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो एक एंड है इसका एनोड है, और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है, कैथोड है, ठीक है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये सारा जो है बीच में एरिया है, ठीक है, जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट भी है, ठीक है, टंगस्टन टारगेट भी है, ठीक है। इस तरीके से कैथोड एनोड से रेस वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होंगी और जाके जो है फिलामेंट के ऊपर स्ट्राइक करेंगी। उसके बाद यार आ जाता है ये सारा मतलब एक्स्ट्रा ट्यूब का दिखाया हुआ है। आगे देखते हैं कैथोड आ जाता है। कैथोड के ऊपर कहते हैं कि नेगेटिव, इट इज़ द नेगेटिव एंड ऑफ द ट्यूब एंड इट हैज़ 2 पार्ट्स। अब जो हमारे पास कैथोड है, ठीक है, इसका क्या है कि नेगेटिव एंड होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो फिलामेंट होता है और दूसरा है फोकसिंग कप आ जाता है, ठीक है। अब कहते हैं कि जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना हुआ है, यानी ये जो ऊपर आपने डायग्राम में देखा है ये वाला, ठीक है। ये क्या है, ये टंगस्टन का बना हुआ। टंगस्टन मतलब एक मेटल होती है, धात होती है, उसका बना हुआ है। एंड टंगस्टन इज़ यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। अब टंगस्टन मतलब क्यों यूज़ किया गया है, उसकी रीज़न ये कि ये हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी इन मशीन्स को ऑपरेट किया जाता है तो इनके ऊपर जो एक्सरेज हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, काफ़ी हैवी एक्सरेज होती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर तो कोई हल्का मटीरियल होगा तो वो क्या करेगी, मशीन को ख़राब करेगी। तो जो टंगस्टन है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर बियर कर लेती है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका जो है वो 3370 डिग्री होता है। और जो फोकसिंग कप होता है, ठीक है, फोकस द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड टूवर्ड द एनोड। यानी फोकसिंग कप का मकसद क्या होता है कि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, उनको एनोड की तरफ फोकस किया जाए, ठीक है, मतलब उनको एक डायरेक्शन दी जाए। उसके बाद एनोड आ जाता है, ठीक है। एनोड कहता है कि इट इज़ द टारगेट ट्यूब, ठीक है, यानी ये टारगेट ट्यूब होती है, यानी कि कैथोड जो अपनी रेज निकाल रहा है, जो अपनी इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे भेज रहा है, इस टारगेट के ऊपर भेज रहा है। एनोड इसका मतलब एनोड टारगेट है। इट इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सरे ट्यूब, ठीक है। पॉजिटिव साइड होती है। 2 टाइप ऑफ द एनोड्स आर इन यूज्ड। 2 तरह के हम जो है वो एनोड यूज़ कर सकते हैं, एक स्टेशनरी भी हो सकता है, रोटेटिंग भी हो सकता है। स्टेशनरी जो है वो अपनी जगह पे साकिन रहेगा और रोटेटरी जो है वो मूव करेगा। अब स्टेशनरी जो है एनोड के बारे में कहता है कि दीज डू नॉट मूव व्हेन बॉम्बर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड, ठीक है। कहता है कि जब कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेगा, ठीक है, कैथोड जब करेगा अपनी रेज को या चार्जेस को फेंकेगा तो वो मूव नहीं करेगा, एनोड मूव नहीं करेगा।
एंड कॉन्सिक्वेंटली दे आर लायबल टू हीट अप, और फिर इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। दे आर यूज्ड इन, कहते हैं कि अब ये जो स्टेशनरी एनोड है इनको यूज़ किया जाता है डेंटल एक्सरे मशीन के अंदर, पोर्टेबल मशीन्स के अंदर, ठीक है, यानी ऐसी मशीन्स जो कि डेंटल प्रोसीजर वगैरह में यूज़ होती हैं, ठीक है। और पोर्टेबल ये कि जिनको जो है आप जिसको आप मूव करवा सकते हो, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना आसान हो। एंड स्पेशल प्रोसीजर पर्पस यूनिट्स इन विच द हाई ट्यूब करंट एंड पावर आर नॉट रिक्वायर्ड, और या फिर इस तरह के यूनिट्स या फिर ऑपरेटर्स जहाँ पे जो है ज़्यादा अमाउंट में करंट या फिर पावर जो है ना रिक्वायर्ड हो, ठीक है, मतलब कम वोल्टेज के साथ मशीन ऑपरेट हो जाती हो, तो वहाँ पे स्टेशनरी एनोड को यूज़ किया जाता है। उसके बाद रोटेटिंग एनोड आ जाते हैं। एज द नेम इंडिकेट, नाम से ही पता लग रहा है कि एनोड जो है रोटेट करेगा ड्यूरिंग द एक्सरे प्रोडक्शन, ठीक है, एक्सरे जब प्रोड्यूस होंगी उस वक्त, एंड कॉन्सिक्वेंटली द न्यू सर्फेस इज एक्सपोज टू द एक्सरेज, और कहते हैं कि सारी बातें जब ये मूव करेगा तो एक्सरेज जो कि आ रही हैं कैथोड से, ठीक है, तो उनके लिए हर एक के लिए क्या होगा, एक न्यू सर्फेस जो है वो एक्सपोज होगी विद ईच रोटेशन, हर रोटेशन के बाद। एंड एनोड्स डू नॉट हीट अप इजीली, और एनोड जो है वो जल्दी गर्म नहीं होगा। दीज आर यूज्ड इन विद हाई ट्यूब करंट, ठीक है, तो इसके भी इनको भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे हाई ट्यूब करंट रिक्वायर्ड होता है, एज विद द स्टैटिक एक्सरे मशीन, ठीक है, जैसे स्टैटिक एक्सरे मशीन आ जाती हैं, फ्लोरोस्कोपी आ जाती है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि द रोटेटिंग एनोड इज ड्राइवन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर। अब कहते हैं कि जो रोटेटिंग एनोड है, यानी कि जो मूव कर रहा है, ठीक है, इसको किसके थ्रू मूव करवाया जाता है, इंडक्शन मोटर के थ्रू, ठीक है। यानी ये जो इंडक्शन मोटर है ये एक लगाई जाती है जो कि एनोड को क्या कर रही होती है, मूव करवा रही होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि ये जो फ्लोरोस्कोपी है, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी मतलब स्कोपी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना, और फ्लोरो मतलब इसमें हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे जो कि बॉडी के इनसाइड मतलब मूव कर रहे होते हैं, जैसे हार्ट है, इंटेस्टाइन्स है हमारी, ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गन्स जो कि या स्ट्रक्चर्स जो कि मूव कर रहे होते हैं, जैसे आर्थो की जो सर्जरीज होती हैं जिसमें जॉइंट्स और बोन्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो है अगर उनकी इमेजिंग करना चाहते हैं उसमें फ्लोरोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। और जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो है बॉडी में जो है हम छोटा सा एक कट लगाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने फ्लोरोस्कोपी जो है ना ये टर्म देखी है, फ्लोरोस्कोपी बोलते हैं स्टूडेंट, स्कोपी बोलते हैं स्टडी को, और फ्लोरो मतलब इस तरह की स्टडी जिसमें हम बॉडी के वो इंटरनल ऑर्गन जो कि मूव करते हैं, जैसे हमारा हार्ट है जो कि कंटिन्यूसली बीट कर रहा होता है, हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, जो कि डाइजेशन के दौरान जो है इनके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, तो ऐसे ऑर्गन्स जो कि मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, उनकी उनकी जब स्टडी करनी है उसके लिए हम फ्लोरोस्कोपी करते हैं, ठीक है। एंड द इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स, और जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं जैसे बायोप्सी या फिर सिटी स्कैन या एस्पिरेशन वगैरह, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया कि जो एनोड है, रोटेटिंग एनोड है, वो इंडक्शन मोटर की वजह से रोटेट कर रहा होता है। कहते हैं कि द होल असेंबली इज कंटेन्ड इन अ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये एक ग्लास इन्वेलप के अंदर लगा होता है, यानी ग्लास की एक ट्यूब बनी होती है जिसके अंदर ये सारा जो है ना सेटअप लगा होता है, असेंबली हुई होती है। उसके बाद कंट्रोल कंसोल आ जाता है। अब कहते हैं कि स्टूडेंट ये वो ऑपरेटर्स होता है जो कि टेक्नीशियन को अलाउ करता है टू कंट्रोल द एक्सरे ट्यूब करंट, एक्सरे ट्यूब जो है उसके अंदर कितना करंट जाना है, वो मिली एम्पेयर में जाना है या फिर किलोवाट में जाना है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल कंसोल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है किलो वोल्टेज है, ठीक है, तो आपने किलो वोल्टेज अप्लाई करनी है, तो कहते हैं कि डिटरमाइन करती है एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटोन, यानी जो एक्सरे हैं, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, ठीक है, वो कितनी एनर्जी के हैं वो, ठीक है, तो ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं किलो वोल्टेज से। उसके बाद आ जाता है मिलियम पीरियड, मिली एम्पियर आ जाता है, एम्पियर आ जाता है, ठीक है, कहते हैं कि इट इज द ट्यूब करंट, ये भी ट्यूब करंट होता है, ठीक है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता रहता है कि जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि अलबत्ता ये जो मिली एम्पियरेज है, ठीक है, ये डिपेंड कर रही होती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। अगर तो टेम्परेचर की हम बात करें, टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, फिलामेंट का, तो जब टेम्परेचर हायर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, वो भी ज़्यादा अमाउंट में जो है ना वो इमिट होंगे। उसके बाद फिलामेंट करंट आ जाता है, ठीक है, तो अगर कहते हैं कि फिलामेंट का करंट आप इंक्रीज कर देते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं, उस कंडीशन में फिलामेंट ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज है वो भी होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद आ जाता है एक्सरे जनरेटर। अब कहते हैं कि एक्सरे जनरेटर हमारे पास एक इस तरह का डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, पावर सप्लाई कर रहा होता है टू एक्सरे ट्यूब, यानी एक्सरे ट्यूब को काम करने के लिए जो पावर है वो कौन दे रहा होता है,
एक्सरे जनरेटर दे रहा होता है। अब कहते हैं कि एक्सरे जनरेटर जो होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। एक सिंगल फेज़ होता है, एक डबल फेज़ होता है और एक ट्रिपल फेज़ होता है। अलबत्ता इनमें से ये जो सारे फेज़ेज़ हैं इनको यूज़ किया जाता है। नाउ अडेज़ ऑल द एक्सरे जनरेटर्स आर यूजुअली कहते हैं कि जो है ना यूजुअली इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन जो ट्रिपल फेज़ जनरेटर होता है इसको भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है, बाकियों के कंपैरेटिवली। बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू दिस जनरेटर इज़ इन 3 फेज़, कहता है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो तीनों फेजेज़ में देनी पड़ती है, एंड विच इज़ ऑलमोस्ट अ कंटिन्यूअस करंट, और जो कि क्या होता है, ये कंटिन्यूअस करंट को इंडिकेट करता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली यानी इनके थ्रू करंट सप्लाई किया जाता है। उसके बाद आ जाता है पार्ट्स ऑफ एक्सरे जनरेटर। देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ द एक्सरे जनरेटर, ठीक है। अब एक्सरे जनरेटर यानी जिसने इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई करनी है, इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक ऑपरेटिंग पैनल होता है, ये इसको ऑपरेटिंग कंसोल कहते हैं, यानी इससे हम सारा जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर असेंबली होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर असेंबली के थ्रू जो है ना हम लोगों ने मतलब वोल्टेज मतलब कितना देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है, ये जो है ट्रांसफार्मर असेंबली के मतलब हिस्से में आता है। उसके बाद ऑपरेटिंग कंसोल की बात करते हैं, ऑपरेटिंग पैनल की बात करते हैं, कहता है इट हैज़ ऑल मेन कंट्रोल, ठीक है। कहते हैं कि इसके अंदर मेन कंट्रोल सारा कुछ होता है, स्विचेस इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसे ऑन एंड ऑफ का स्विच है जो कि एक्सरे मशीन को स्विच करेगा, ठीक है, यानी एक्सरे मशीन को अगर आप ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, किसका कौन करेगा, ऑपरेटिंग कंट्रोल करेगा। मिली एम्पेयर सेलेक्ट जो है, यानी अगर आप मिली एम्पेयर करंट चूज करना चाहते हैं तो उसका बटन भी जो है ऑपरेटिंग कंसोल के पास है। अगर आप केवीपी सेलेक्टर यानी कि जो किलोवाट का जो बटन है, ठीक है, वो भी सेलेक्टर है, वो भी किसके ऊपर है, ऑपरेटिंग कंसोल के ऊपर ही है। उसके बाद टाइमर सिलेक्शन, ठीक है, टाइमर सिलेक्शन जो यानी कि हम कितना टाइम देना चाहते हैं, ठीक है, वो भी जो है टाइमर सेलेक्टर जो है वो भी किसके ऊपर होता है, सी के ऊपर होता है, ठीक है। एक स्क्वायर बटन, ठीक है। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर इज विद इन कंट्रोल पैनल, और ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू मशीन को ऑपरेट किया जाता है, ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, हमारे पास जो है ये ऑपरेटिंग कंसोल के पास होते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर असेंबली की देखते हैं, कब इसका काम क्या होता है कि ये एक्सरे जनरेटर असेंबली भी इसको कहा जाता है। अब कहते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर असेंबली है इस कंपोज ऑफ, अब ट्रांसफार्मर असेंबली यानी वोल्टेज जो है कम अप्लाई करनी है, ज़्यादा अप्लाई करनी है, ठीक है। ये इसकी जो असेंबली है इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एक आपके पास ट्रांसफार्मर आता है, रेक्टिफायर आता है और मीटर्स आते हैं, ठीक है। अब जब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं कि ये वोल्टेज को चेंज करता है, ठीक है, इसका काम क्या है कि वोल्टेज को चेंज करे। ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें अब ये जो 2 तरह के हैं, इसमें एक सेटअप ट्रांसफार्मर होता है जो कि हाई वोल्टेज देता है, और एक हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है फार्मर होता है जो कि लो वोल्टेज देता है, ठीक है। अब जो ये जो सेटअप वाला है ये 500 से लेकर 1000 टाइम तक वोल्टेज को बढ़ा देता है। ये भी करंट सप्लाई करता है, वोल्टेज देता है टू द मेन एक्सरे ट्यूब, ठीक है। मेन एक्सरे ट्यूब को इसने वोल्टेज प्रोवाइड करनी होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरे की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जो लो वोल्टेज वाला है, स्टेप डाउन वाला है, कहते हैं कि ये इसका काम क्या होता है कि ये जो है इट डिक्रीज द वोल्टेज 5 to 10 टाइम, ठीक है, यानी कि ये वोल्टेज को 5 से 10 टाइम तक क्या कर देगा, गिरा देगा। उसके बाद कहते हैं कि इट सप्लाइज करंट टू द हीट फिलामेंट, इसके अलावा जो फिलामेंट है उसको इसने करंट हीट सप्लाई करनी है, ठीक है, करंट और हीट सप्लाई करेगा और कैथोड को, सो दैट आफ्टर हीटिंग द फिलामेंट कैन इमिट इलेक्ट्रॉन, तो जब फिलामेंट हीट अप हो जाएगा तो ये फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। नेक्स्ट है रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर का स्टूडेंट मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ हो गई किसी चीज़ को करेक्ट कर दे। द फंक्शन ऑफ द रेक्टिफायर इज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट सप्लाइज इनटू द डायरेक्ट करंट। अभी एक फंक्शन इसका क्या होता है रेक्टिफायर का कि ये जो करंट होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको चेंज कर देता है किसके अंदर, डायरेक्ट करंट के अंदर। अब एक्सरेज होती हैं आर ओनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग पॉजिटिव फेज ऑफ द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब जब अल्टरनेटिंग करंट स्टूडेंट वो करंट होता है जिसमें मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फेजेस जो है ना वो मिल रहे होते हैं, ठीक है, डिवाइस को। तो एक्सरे कहता है कि लेकिन तब प्रोड्यूस होती है जब पॉजिटिव फेज का जो वोल्टेज है ना सप्लाई होता है, तो नेगेटिव फेज ऑफ द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज यूजलेस। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है ना नेगेटिव फेज, तो ठीक है, वो कहता है यूजलेस होता है, वो किसी काम का नहीं होता। तो फिर इस वजह से अल्टरनेटिंग करंट को ये चेंज कर देता है किसके अंदर, डायरेक्ट फेज में, डायरेक्ट करंट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव फेज होता है ना वो कंटिन्यूसली जो है वो सप्लाई किया जाता है और नेगेटिव फेज को रिमूव कर दिया जाता है। सो द रेक्टिफायर चेंजेस द नेगेटिव फेज ऑफ द वोल्टेज इनटू द पॉजिटिव, तो नेगेटिव फेज जो है वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव के अंदर, थस यूटिलाइजिंग ऑल द फेजेस ऑफ द करंट टू प्रोड्यूस एक्सरेज। और इस तरीके से जो है ना करंट को सप्लाई किया जाता है और एक्सरेज जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ पे ये जो पहले वाली डायग्राम है, पहली वाली जो वेव दिखाई हुई है, ये अल्टरनेटिंग करंट की है कि एक पॉजिटिव फेज जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इस तरीके से जो है वो मसलसल जो है ना मतलब करंट की सप्लाई नहीं जाती। तो ये जो रेक्टिफायर होता है ये क्या करता है कि नेगेटिव जो वेव होती हैं, ठीक है, जैसे नेगेटिव ये वाला पोर्शन है, इसने इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, जितने पॉजिटिव वाले थे, ठीक है, इनको कंबाइन करके एक वेव बना के फुल वेव रेक्टिफिकेशन की है। अब यहाँ पे कहते हैं कि इनपुट
इनपुट वेव फॉर्म यानी ये जो ए वाली थी ये इस तरह से इनपुट की शक्ल में जा रही थी, उसके बाद हाफ वेव की रेक्टिफिकेशन हुई है, फिर फुल वेव की रेक्टिफिकेशन हुई है। मीटर्स आ जाते हैं, मीटर्स कहते हैं कि दो तरह के मीटर्स होते हैं ट्रांसफार्मर असेंबली के अंदर, ठीक है। अब ये जो मीटर्स होते हैं ये कहते हैं कि प्री रीडिंग KVP मीटर होता है, ठीक है, यानी कि जो बड़ी वोल्टेज को रीड करता है, और जो मिली एम्पियर मीटर होता है एक, ठीक है, जो कि छोटे करंट को जो है वो कैलकुलेट करेगा। अब KVP जो मीटर है कहते हैं कि इट मेजर द वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, ये वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द एक्सरेज ट्यूब, एक्सरे जो ट्यूब है इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो मतलब एंड है यानी कैथोड और एनोड के अंदर जो है वो कितना पोटेंशियल या वोल्टेज का डिफरेंस है वो जो है ये KVP मीटर फाइंड आउट करता है। उसके बाद मिली एम्पीयरेज मीटर आ जाता है, कहते हैं कि इट मेजर द एक्सरे ट्यूब करंट फ्लोइंग अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कहते हैं कि जो मिली एम्पीयरेज होता है इसके अंदर कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से करंट ट्रांसफर हो रहा होता है ये उसको कैलकुलेट करता है। और जो KVP मीटर होता है दोनों जो कैथोड और एनोड इनके नोड है, ठीक है, इनके ऊपर कितना पोटेंशियल है, कितना वोल्टेज इकट्ठा हुआ है, ये जो है KVP मीटर कैलकुलेट करता है। उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज। टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नेसेसरी। कहते हैं कि एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए आपको जो है वो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना जरूरी है। एटम का सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है, उसने क्या कि एटम इज मेड अप ऑफ द सेंट्रल न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में जो है वो एक न्यूक्लियस होता है विद द सराउंडिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ, ठीक है, ये सराउंडिंग में क्या होता है, यहाँ पे मिड में जो है वो न्यूक्लियस होता है और साथ में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और जो ये जो है ये जो सर्कल्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं या शेल कहते हैं, जिसके अंदर ये जो बॉल्स की शक्ल के आपको डायग्राम्स नजर आ रही हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव करते हैं, और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। इसके बाद कहते हैं कि तो न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद कहते हैं कि जो ऑर्बिट होते हैं इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सेंटर में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद मैस नंबर आ जाता है। मैस नंबर क्या होता है कि इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है इसका जो सम है वो उसका मैस नंबर कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सैम्पल ए, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं सैम्पल ए के साथ, यानी ए जो है वो किसको इंडिकेट करता है, मैस नंबर को। मैस नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद एटॉमिक नंबर, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और जो एटॉमिक नंबर है वो जस्ट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक और बात याद रखिएगा कि किसी भी एटम के अंदर, कोई भी आप ले लें एटम, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी, और सिंबल जी के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला 2n into 2, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के अंदर अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना है कि कितने हैं, तो हमने क्या करना है कि ये जो फार्मूला है, ठीक है, इसके थ्रू जो है इसको कैलकुलेट कर लेना है। 2 तो फार्मूले का आ गया, कॉन्स्टेंट है, n जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कौन से नंबर का ऑर्बिट है, ठीक है, तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद कहते हैं कि तो ऑर्बिट नेम्ड, हम इन ऑर्बिट्स को कैसे नेम करते हैं, KLMNO, यानी ये जो ऑर्बिट अभी हमने डायग्राम में देखे हैं ये जैसे पहले वाला है, ठीक है, ये वाला, ये K है, ये L है, ये KLM, इसके बाद जो आएगा वो N होगा और N के आगे O होगा, ठीक है। तो इसी के से नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, KLMNO एंड सो ऑन, वेयर द K इज द फर्स्ट शेल। अब K जो होता है ये फर्स्ट शेल होता है, ठीक है, K सबसे पहला है, L जो है वो सेकंड नंबर का, M जो है वो थर्ड नंबर का है, एंड सो ऑन। सो द नंबर ऑफ K शेल, अगर हम लोगों ने देखना है कि K शेल यानी जो पहला वाला शेल है, ठीक है, ऑर्बिट है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे 2n into 2, ठीक है, इसके अंदर n जो है वो जो n यानी कि पहला वाला शेल है, K शेल है, 1 है ये, तो 1 को बीच में पुट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 2 की, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 2 होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द L शेल। L शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, L जो है वो दूसरे नंबर का शेल है, ठीक है, तो 2 into 2 into 2, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 8 आ गया, यानी कि दूसरे के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। इसी तरीके से हम MNO की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी ट्रैवलिंग अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस इज टर्म्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कहते हैं कि अब स्पेस के अंदर जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। इट हैज़ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक कंपोनेंट, यानी इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, हिस्सा होता है, और मैग्नेटिक भी होता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूड। अब कहता है कि जो स्पेक्ट्रम है यानी जिसके ऊपर हम वेव्स को देखते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं यानी कौन कौन सी आती हैं, रेडियो वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, रेडियो वेव्स आ जाती हैं, इंफ्रारेड वेव्स आ जाती हैं, विजिबल लाइट आ जाती है, उसके बाद हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाती है, एक्सरेज और गैमा रेज आ जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है
अब इसमें ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, यानी ये जो ऊपर हमने सारी पढ़ी है, किस तरह से ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जिस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है उसी स्पीड से ये वाली रेज जो है ट्रैवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव टू एस्पेक्ट, कहते हैं कि इनके दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी ये जो हमने सारी वेव्स पढ़ी हैं रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे और गामा रेज, कहते हैं कि इनके दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है क्वांटम एस्पेक्ट और दूसरा होता है या कंसेप्ट, यानी ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल और बंडल ऑफ एनर्जी। अब एक कंसेप्ट ये है, ठीक है, इन वेव्स को लेके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, कि या तो बंडल ऑफ एनर्जी की शक्ल में ही होते हैं, यानी एनर्जी का एक जमघट्टा आप कह लें, ठीक है, या पार्टिकल की फॉर्म में ही होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ईच ऑफ दीज बंडल इज कॉल्ड द क्वांटम और द फोटोन। तो इन बंडल्स को, यानी एनर्जी की जो कलेक्शन है, एनर्जी के जो पार्टिकल्स की कलेक्शन है एक जगह पर, इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं या फिर फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो किस शक्ल में ट्रैवल कर रही होती हैं, फोटोन की शक्ल में। उसके बाद वेव एस्पेक्ट अगर बात करते हैं तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स। अब ये जो एनर्जी के जो बंडल्स हैं, कहते हैं कि एक और चीज़ है कि ये वेव की शक्ल में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ये क्रस्ट बनेगा, ट्रॉफ बनेगा, क्रस्ट बनेगा, ट्रॉफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि द वेव्स हैव अ वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी, और हमें पता है कि जो वेवलेंथ होती है उनके जो, अगर हम किसी भी वेव को पढ़ रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है उसकी वेवलेंथ और दूसरी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ क्या होता है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रस्ट और द ट्रॉफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम में आप देखें कि ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, अब ये जो स्टूडेंट आपको वेव दिखाई दे रही है ना, इसकी जो अपर वाली साइड है, ठीक है, ये इसका क्रस्ट कहलाती है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इसका ट्रॉफ कहलाती है, ठीक है। अब एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, जैसे पहला क्रस्ट ये दूसरा ही है, ठीक है, इन दोनों के जो दरम्यान का डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इकट्ठे दो क्रस्ट या फिर दो ट्रॉफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय द सिंबल लैम्डा, ठीक है, लैम्डा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे लैम्डा के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके लिख के दिखा देती हूँ। फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो कहते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ द वेव पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ यूनिट ऑफ द टाइम, यानी कि कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक किसी पॉइंट से, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट आप फिक्स कर लें, उसमें जो है एक किसी टाइम के, यानी एक मिनट में कह लें या एक सेकंड में कितनी नंबर्स ऑफ वेव जो हैं वो पास होती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द, ठीक है, एन यू, इसको या फिर यू के ऊपर ये जैसे एक छोटी सी स्लैश आती है, ठीक है, इसके साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट करते हैं, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो है जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ जो है बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो 2 लैम्डा प्लस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट, ठीक है, यानी ये दोनों का जो सम है किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। उसके बाद कहते हैं कि एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर सडनली स्टॉप्ड बाय इम्पैक्ट ऑन द मेटल टारगेट। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तब प्रोड्यूस होते हैं जब फास्टली मूविंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनको स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि जब किसी भी मेटल टारगेट के ऊपर ये जाके स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आए क्या थोड़े से जाके कहाँ पे, एक टारगेट के ऊपर, टंगस्टन जो टारगेट था, ठीक है, उसके ऊपर आके गिरे, तो जब ये गिरे स्टॉप हो गए इनकी मूवमेंट, तो वहाँ पे क्या होंगी, इनकी टकराने की वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। फिलामेंट इज हीटेड, फिलामेंट जो है वो गर्म हो जाता है, एंड इट इमिट द इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ द थर्मो आयनिक एमिशन, ठीक है, थर्मो आयनिक एमिशन के थ्रू, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जब किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करते हैं तो जो है ये क्या करेंगे, एक्सरेज प्रोड्यूस जब फिलामेंट को हीटअप करते हैं तो इसके साथ जाके जब कोई चीज़ जो है स्ट्राइक करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना। द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय द टारगेट ऑफ द एक्सरेज ट्यूब, ठीक है, कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे स्टॉप करते हैं, टारगेट के थ्रू, ठीक है, मूव कर देते हैं तो आगे इनके रास्ते में टारगेट रख देते हैं, ठीक है, एक्सरेज ट्यूब के अंदर, एंड देयर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सरेज, और इनकी एनर्जी जो है वो 1% कन्वर्ट हो जाती है एक्सरेज के अंदर, और 99% जो है वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि देयर आर द 2 प्रोसेस बाय विच द एक्सरेज आर प्रोड्यूस। अब कहते हैं कि एक्सरेज को भी प्रोड्यूस करने के 2 प्रोसीजर होते हैं। एक तो ये एक इंट्रैक्शन विद द के शेल, ठीक है, यानी के शेल के अंदर जो है उनके साथ आपकी उसके साथ जो है ना इंट्रैक्शन हो, ठीक है, फिलामेंट की। व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट, ठीक है, कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है फिलामेंट के अंदर विद द एनर्जी ग्रेटर देन द के शेल, ठीक है, अगर उनकी एनर्जी जो है वो के शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा है, ठीक है,
फिलामेंट के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनकी एनर्जी जो है वो के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनसे ज़्यादा है, तो कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन इन द के शेल, और जब वो इलेक्ट्रॉन जो है के शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो द इलेक्ट्रॉन वुड बी इजेक्टेड फ्रॉम द एटम, ठीक है, तो एटम से मजीद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे एंड द गैप वुड बी फिल्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फॉलिंग फ्रॉम द एल शेल, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट जब एक शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वो शेल खाली हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी जगह से क्या होगा कि जो दूसरा शेल है, यानी के वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पीछे क्या बचा, एल वाले बच गए, एल वालों ने अपने इलेक्ट्रॉन किसमें गिरा देने, के शेल के अंदर गिरा देने हैं, एंड द एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस विल हैव द एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द के एंड द एल। अब कहते हैं कि जो एक्सरे के फोटोन होते हैं ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब एनर्जी का जो लेवल होता है, यानी के और शेल का, इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस जो है, ठीक है, आ जाता है, और वो इक्वल होता है यानी फोटोन की एनर्जी के, ठीक है, यानी एक्सरेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं इनकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, यानी फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो के और एल शेल के जो दरम्यान में एनर्जी का डिफरेंस आया, ठीक है, उसके इक्वल होगी। उसके बाद आ जाता है कि द एनर्जी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब कहते हैं कि जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, किसकी वजह से, इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर आप बढ़ाएंगे तो जो रेडिएशंस हैं इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी ऑफ द टारगेट एलिमेंट। 20% एक्सरेज प्रोडक्शन इज़ बाय दिस मैथड, तो कहते हैं कि 20% जो है ना हम लोग एक्सरेज इस मैथड के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि जिसमें जो है ना के शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन की प्लेइंग करवाते हैं, ठीक है, उसमें जो है 20% तक एक्सरेज की प्रोडक्शन हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस फॉलोइंग द आयोनाइजेशन ऑफ द के शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कहते हैं कि जब स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा कि एक्सरेज भी तब प्रोड्यूस होंगे यानी जब के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, जब के शेल इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फिल द वैकेंसी, कहता है कि जब आउटर शेल यानी कि एल शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंसी के शेल के अंदर वैकेंसी को फिल कर देंगे तो एन एक्सरे इज इमिटेड, तो एक्सरे जो है वो इमिट होगा, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल के लॉस हुए दूसरे शेल आके उसमें गिरने लगे तभी जो है वो एक्सरेज की जो है वो क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। उसके बाद है इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस, यानी इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, फिर उसके बाद ब्रिस्मथ थलंग रेडिएशंस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इंटरेक्शन विद न्यूक्लियस में कहते हैं कि द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन पासिस नियर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, कहते हैं कि जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है एटम का जो न्यूक्लियस है उसके पास से गुजरेंगे, गेट डिफ्लेक्टेड, अपना रास्ता जो है वो चेंज कर देंगे एंड लॉस्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एक्सरे फोटोन, ठीक है, यानी जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है वो जब आके एटम के साथ स्ट्राइक करेंगे उसके न्यूक्लियस के पास जाके गिरेंगे तो वो अपने रास्ते से क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे और उसको वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक्सरे फोटोन के अंदर। ये जैसे यहाँ पे देखें कि यहाँ से जो है ऐसे ये एक एटम दिखाया हुआ है हमें, ये सारा का सारा, ठीक है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, ये एक वेव जो है आके जो है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गिराए, ठीक है, जब गिरेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अपने रास्ते से क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, ठीक है, यानी आएंगे किसी और डायरेक्शन में तो जाएंगे किसी और डायरेक्शन में, ठीक है, तो फिर उस वक्त जब ये अपना रास्ता डिफ्लेक्ट करेंगे तो हाई एनर्जी की जो एक्सरेज है ये प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, यानी हाई एनर्जी वाली। उसके बाद कहते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन passes near the nucleus of the atom, जब हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन है जब वो एटम के न्यूक्लियस के पास से गुजरेंगे तो अपना रास्ता डिफ्लेक्ट कर देंगे और जिसकी वजह से उनमें से एनर्जी ज़ाया होगी जो कि एक्सरेज की फोटोन की प्रोडक्शन की वजह बनेगी। द ग्रेटर डिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन द हायर एनर्जी इज द रिलीज ऑफ एक्सरे फोटोन, ठीक है, कहते हैं कि अगर जो डिफ्लेक्शन है वो ग्रेटर होती है, ठीक है, मतलब ये एक तो ये ना कि बिल्कुल थोड़ा सा मुड़ गया, एक ये कि बिल्कुल ज़्यादा मुड़ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है वो हायर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन एक्सरेज हैं वो प्रोड्यूस होंगी। 80% और मोर एक्सरेज आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, ठीक है, तो 80% तक जो एक्सरेज हैं वो इस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। नेक्स्ट कहता है कि ब्रेस्ट ट्रैगलन एक्सरेज रिजल्ट फ्रॉम एन इंट्रैक्शन बिटवीन अ प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहते हैं कि अब जो हमारे पास जो थर्ड वाला मेथड है जिसमें ये ब्रेस्ट हलंग, ये मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहते हैं कि इसमें जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं इस तरीके से, कहते हैं कि इसमें इंट्रैक्शन होती है प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन की और टारगेट न्यूक्लियस की। प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन का भी मतलब क्या है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो फिलामेंट से जो है मतलब उनके जो है वो उनको प्रोजेक्ट करवाया जाता है, उनको मूव करवाया जाता है फिलामेंट से जब ये रिलीज होते हैं, यानी जो कैथोड है, ठीक है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन खारिज किए, कहाँ पे भेजे, फिलामेंट के पास भेजे, फिलामेंट मतलब वो गर्म होकर उसने फिर मजीद इलेक्ट्रॉन को खारिज किया, तो कहता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है और वो जाके फिर जाके क्या करेंगे, किस एटम के न्यूक्लियस के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे, ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन इज स्लो डाउन, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी एंड डायरेक्शन इज चेंज, और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जब इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, अगर डायरेक्शन ज़्यादा चेंज होती है तो हाई एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे, और अगर डिफ्लेक्शन कम है तो फिर कम एनर्जी की एक्सरेज होंगी। उसके बाद है बेसिक इंट्रैक्शन बिटवीन एक्सरेज एंड मैटर्स। अब एक्सरेज की और मैटर की जो है हम इंट्रैक्शन देखेंगे। इन द फील्ड ऑफ द डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी देयर आर द टू इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन। अब देखें एक्सरे स्टूडेंट वो रेज हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, मैटर जबकि वो है जो कि मतलब अपना वजूद रखता है, हमें दिखाई देता है। जब हम इस तरह की एक ना नज़र आने वाली चीज़ को डालेंगे एक नज़र आने वाली चीज़ के ऊपर, तब क्या होगा। तो कहते हैं कि जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की फील्ड है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शंस होती हैं। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम डेवलप होगा, और दूसरा कम्पटोन स्कैटरिंग होगी, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें क्या है देखते हैं इसको, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसको PE भी कहते हैं, इट इज़ अ मेन इंट्रैक्शन विद द मैटर। कहते हैं कि ये जो है इंट्रैक्शन है मेनली होती है, ठीक है। लो एनर्जी फोटोन विच हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो कहते हैं कि जो लो एनर्जी के फोटोन होते हैं, ठीक है, ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, जिनके इनकी एनर्जी क्या होती है, सफिशिएंट होती है, मतलब पूरी होती है। तो ये क्या करते हैं, टू ओवरकम द बाइंडिंग ऑफ द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो 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 कि बाइंड मतलब जिन्होंने करना है, जिन्होंने जुड़ना है, जिन्होंने रिएक्शन में जाना है, ठीक है, तो वो अपनी फोर्स इनके ऊपर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो लो एनर्जी वाले जो है इनके पास एनर्जी पूरी होती है, तो वो उस चीज़ को किस तरह से कंपनसेट करते हैं या किस तरीके से बच रहे होते हैं, या इनके ऊपर क्या चीज़ प्रोसेस में आ रही होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक बाइंडिंग फोर्स इनके ऊपर लगाते हैं। दूसरे नंबर की बात है कि हाई एटॉमिक नंबर होता है इनका, ठीक है। हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल, और इनका जो एटॉमिक नंबर है यानी इस तरह के मटेरियल जो होते हैं जो कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है इनका वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा ये अपनी एनर्जी को जो है वो पूरा करने के लिए, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो बाइंडिंग है वो प्रमोट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे एक जो है हमें इन्होंने इक्वेशन दी हुई है PEA, ठीक है, PEEAZ3 इंटू E3, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि दिस अफेक्ट इंक्रीजेज द। अब ये जो आपने स्टूडेंट यहाँ पे रिलेशन पढ़ा है ना, ठीक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट रिलेशन है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, ठीक है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे ए जो है ये इसने इस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को शो किया, ठीक है, Z3/E3, ठीक है। अब कहते हैं कि दिस इफेक्ट है, अब कहते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये इंक्रीज कर देता है रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट को, ठीक है, यानी रेडियोग्राफिक जो इमेजेस बनने हैं, ठीक है, उसको ये बढ़ा देता है, यानी उसके अंदर जो लाइट है जो उसको इमेज लेने की एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बट गिव्स अ लॉट ऑफ रेडिएशन डोज टू द सब्जेक्ट। लेकिन इसमें जो रेडिएशन है वो सब्जेक्ट के ऊपर क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट में लगती है। उसके बाद यूजेस आ जाते हैं, तो इसको कंट्रास्ट स्टडिंग के लिए हम लोग यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंट्रास्ट जो स्टडीज होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, और मेमोग्राफी में यूज़ करते हैं। अब जो है हमारे पास कम्पटोन, तो इसके बाद स्टूडेंट कंट्रास्ट जो स्टडीज़ हैं, ठीक है, बेसिकली ये मेडिकल इमेजिंग का एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग एक ख़ास किस्म की सब्सटेंस जिसको हम कंट्रास्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं या बॉडी या पेशेंट को खिला सकते हैं, इंजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, अनीमा के थ्रू। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हम जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी विजिबिलिटी को ज़्यादा अच्छे से बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है तो इस तरह की जो स्टडी इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रास्ट स्टडी कहते हैं। इसमें एक्सरे, सिटी स्कैन वगैरह, MRI वगैरह आ जाता है। अब कम्पटोन स्कैटरिंग है, ठीक है, कम्पटोन स्कैटरिंग ये कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द स्कैटरिंग रेडिएशन। रेडिएशन स्कैटर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट फैल जाना, बिखर जाना, ठीक है। कहते हैं कि ये इसमें जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं। इट गिव्स रेडिएशन डोज टू द स्टाफ अराउंड द पेशेंट एंड डिक्रीज द फिल्म कंट्रास्ट। अब इसका एक नुकसान ये होता है कि ये जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशन की डोज है, ये जाके स्टाफ को भी जो है अफेक्ट करती है। इसके अलावा जो फिल्म की कंट्रास्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सरे बीम अपॉन इंटरेक्शन विद द बॉडी टिश्यू इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। तो एक्सरेज की जो बीम होती है जब ये जाके बॉडी टिश्यूज के ऊपर गिरेगी तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने रास्ते से। इफ द फोटोन इज डिफ्लेक्टेड एट द स्मॉल एंगल, अगर तो ये डिफ्लेक्शन छोटे से एंगल पे होगी तो इट विल फॉल ऑन द फिल्म, ठीक है, ये फिल्म पे जाके गिरेगी और एंड डिग्रेड द इमेज बाय इंक्रीजिंग द फिल्म फोग। तो ये क्या करेगी, इमेज को ख़त्म कर देगी, ख़राब कर देगी, किस तरीके से, एक फोगी सी जो है वो लुक देके, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो कुछ एक्सरेज हैं, ठीक है, अगर उनका रिजल्ट रिपोर्ट ठीक ना हो तो वहाँ पे जो है ऑर्गन की जगह हमें फोग सी दिखाई देती है, ठीक है, धुंधला धुंधला सा जैसे बादल होते
होते हैं ऐसे दिखाई देता है एक्सरे फिल्म के अंदर, तो उसकी रीज़न क्या होता है कि फोटॉन जो है वो क्या हुए हैं स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं। उसके बाद आ जाता है कि इफ़ इट इज़ डिफ्लेक्टेड एट द लार्जर एंगल, ठीक है, अगर बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट कर जाती है तो इट वुड इंक्रीज रेडिएशन डोज टू द स्टाफ, तो ये जो है सराउंडिंग में जो स्टाफ है उसको भी अफेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद है दी मेथड टू रिड्यूस द स्कैटर्ड रेडिएशंस। अब कहते हैं कि जो स्कैटर रेडिएशन है यानी कि इनका जो बिखरना है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द फिल्टर्स, एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्टर्स, ग्रिड्स एंड एयर गैप टेक्निक। तो कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो है इसकी स्कैटरिंग स्टॉप कर सकते हैं। सबसे पहले फिल्टर आ जाता है, ठीक है। फिल्टर्स कहते हैं कि आर द मटीरियल प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द बीम बिफोर द बीम स्ट्राइक द पेशेंट। कहता है कि जो फिल्टर्स होते हैं ये एक ऐसा मटीरियल होता है जिसको हम पेशेंट की जब पेशेंट के ऊपर बीम्स को यानी एक्सरेज को पुट कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, ठीक है, तो पेशेंट के मतलब जब ये डाल रहे होते हैं तो उसके रास्ते में हम लोगों ने इन फिल्टर्स को प्लेस कर देना है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जाके एक्सरे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर गिरेंगी और जो है स्टाफ को अफेक्ट नहीं करेंगी। दे रिमूव लो एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द बीम, ठीक है, लोअर एनर्जी जो रेडिएशन है रिमूव हो जाएंगी एंड हेंस डिक्रीजेज द डोज टू द पेशेंट, और पेशेंट के ऊपर भी जो डोज है इसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। फिल्ट्रेशन इज ऑफ टू टाइप, ठीक है, दो तरह की होती है, एक इनहेरेंट फिल्ट्रेशन होती है, दूसरा एडिड होती है। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन इज द फिल्ट्रेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द ट्यूब हाउसिंग आर द इंसुलेटिंग ऑयल, ठीक है। और तीसरी है जी ग्लास इंसर्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब एंड द टारगेट मटेरियल इज दैट द एनोड। अब कहते हैं कि जो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन होती है इसके अंदर जो है हम एक ट्यूब को यूज़ करते हैं, एक ऑयल को यूज़ करते हैं, एक ग्लास इंसर्ट यानी कि ग्लास की जो है शीशा की ट्यूब जो होती है वो उसको एक्सरे के अंदर ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे और एक टारगेट मैटर लेते हैं जिसको हम एनोड कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि एडिड फिल्ट्रेशन जो होती है इज द फिल्ट्रेशन दैट इज एडिड बाय इंटरपोजिंग अ मेटल। इसमें हम एक मेटल का यूज़ करते हैं बिटवीन द एक्सरे ट्यूब एंड द पेशेंट, ठीक है, यूजुअली एलुमिनियम। इसमें जो है यूजुअली एलुमिनियम का यूज़ किया जाता है जिसमें हम एक्सरेज ट्यूब और पेशेंट के दरमियान में जो है इसको मेटल को इम्पोज कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है दी एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्टर्स। अब इसमें कह रहा है ये स्टूडेंट जो बीम रिस्ट्रिक्टर होता है ये कहता है रेगुलेट द साइज एंड द शेप ऑफ द एक्सरे बीम, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा कि जो एक्सरेज हैं, ठीक है, इनकी शेप को और साइज को ये रेगुलेट करेगा। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टर्स यानी कि 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है अपर्चर डायफ्राम, ठीक है, दूसरा कोन एंड सिलेंडर और तीसरा होता है कोलिमेटर्स, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि यूजफुलनेस ऑफ द एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्टर्स। अब इन ये जो रिस्ट्रिक्टर्स हैं जो कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, कहते हैं कि इनका फ़ायदा क्या है, ठीक है। दे डिक्रीज रेडिएशन डोज टू द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के ऊपर जो डोज है उसको कम कर देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि ये स्कैटरिंग जो रेडिएशन होती है उनको भी कम करते हैं जिसकी वजह से स्टाफ जो होता है वो भी बच जाता है। उसके बाद ग्रिड आ जाती हैं, ठीक है। कहते हैं कि ग्रिड्स क्या होते हैं कि ये स्ट्रिप्स होती हैं लेड की बनी हुई, ठीक है, प्लेस बिटवीन द पेशेंट एंड द रेडियोग्राफिक फिल्म। इसको भी पेशेंट और रेडियोग्राफिक फिल्म दोनों के दरमियान में रखा जाता है जिसकी वजह से डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग रेडिएशन रीचिंग द फिल्म, और फिल्म को भी ये अफेक्ट करने से क्या करती हैं बचा लेती हैं, ठीक है। यानी कि पेशेंट और जो रेडियोग्राफिक फिल्म है जिसने सारी रिपोर्ट बनानी है उनके दरमियान में हमने क्या करना होता है कि एक ग्रिड को रख देना होता है ताकि वो रेडिएशन को स्कैटर्ड नहीं होने देती। दे आर डिजाइन टू रिमूव द स्कैटर्ड रेडिएशन। अब इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव कर देती हैं। हाउ एवर दे रिमूव आ पोर्शन ऑफ प्राइमरी बीम आल्सो। लेकिन कहता है कि जो है जो यूजफुल बीम्स हैं, ठीक है, उनका भी कुछ पोर्शन ये रिमूव कर देती हैं। देर आर द 2 मेन टाइप ऑफ द ग्रिड्स। ग्रिड्स पे 2 तरह के होते हैं, एक स्टेशनरी होते हैं और एक मूविंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रिड्स। ग्रिड्स की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। देयर आर द मेड अप ऑफ लेड स्ट्रिप, यानी ये लेड की बनी होती हैं, सेपरेटेड बाय द इंटर स्पेस मटीरियल। इनके दरमियान ये स्ट्रिप्स होती है ना, तो इनके दरमियान में कोई दूसरा मटीरियल यूज़ किया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है टू एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज के लिए ट्रांसपेरेंट होगा। दी ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रिप्स में भी अब इन ये जो लेड की स्ट्रिप्स होती हैं इनको किस तरीके से तरतीब दिया जाता है, लीनियरली भी और क्रॉस्ड में भी, ठीक है, यानी सीधी सीधी एक लाइन की शक्ल में जैसे ये है, ठीक है, या फिर इनको ऐसे जिगजैग जो है क्रॉस्ड पैटर्न में भी जो है इनको किया जाता है। उसके बाद लीनियर ग्रिड की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये पैरेलल इन विच द लेड स्ट्रिप्स आर पैरेलल, ठीक है। तो जो लीनियर ग्रिड है, ठीक है, ये क्या होती है, ये पैरेलल होती हैं लेड स्ट्रिप्स के। क्रॉस्ड की बात करते हैं तो एंगल्ड द लेड स्ट्रिप्स आर एंगल टू अलाइन विद द एक्सरेज बीम, ठीक है। तो ये इसे इनको जो क्रॉस होती हैं क्या होती हैं एंगल पे होती हैं, खास एंगल पे इनको सेट किया जाता है, ठीक है, जिसमें जो है ये एंगल जो है लेड स्ट्रिप्स और जो एक्सरे बीम है, ठीक है, दोनों को अलाइन करके तो उस हिसाब से जो है मतलब इनको अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, क्रॉस्ड कहते हैं। उसके बाद आ जाता है द प्राइमरी बीम फंक्शन। द प्राइमरी बीम शुड पास थ्रू द इंटर स्पेस मटीरियल। अब ये जो बीम है कहता है कि इसको इंटर स्पेस मटीरियल इसमें से गुजर के जाना चाहिए प्राइमरी बीम को, यानी कि जिसको जाके यूज़ करना है हम लोगों ने, ठीक है, जो कि यूज़ होगी
और स्कैटर्ड जो रेडिएशन है शुड बी स्टॉप बाय द लेड स्ट्रिप, और जो लेड स्ट्रिप्स हैं वो क्या करेंगी, स्कैटर्ड रेडिएशन को कंट्रोल कर लेंगी। और जो इंटरस्पेस मटेरियल है ये क्या कर देगा, एक्सरेज को पास कर देगा, जो यूजफुल एक्सरेज हैं जिनको प्राइमरी बीम कह रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रिड रेशियो। It is the ratio between the height of the lead strip to the width of the interspace material and is written as। कहते हैं कि अब ये जो ग्रिड की रेशियो है यानी कि किस हाइट से या रेशियो से हमने जो है ना जो एक लेड को किस स्ट्रिप को डालना है और दूसरा हम लोगों ने जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसको रखना है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो रेशियो थी इसको किस तरीके से सेट करते हैं कि जो हाइट होती है ना लेड स्ट्रिप की, ठीक है, उसको हम ले रहे होते हैं इंटरस्पेस जो मटेरियल हमने यूज़ किया उसकी विड्थ पे, ठीक है। यानी कि जो इसकी लेड स्ट्रिप की हाइट होगी वो जाके इंटरस्पेस मटेरियल की विड्थ बनेगी, ठीक है। तो इसको इस यानी दोनों की रेशियो को हम लोगों ने कंबाइन करके लिखना होता है, ठीक है। जैसे 8:1 है, ठीक है। उसके बाद 12:1 है, 10:1 है, वेयर 8, 12 एंड 10 आर द ग्रिड रेशियो, और जो एंड द सेकंड नंबर जो है 1, ठीक है, ये ऑलवेज टेकन एज 1। और कहते हैं कि इसको यूजली 1 ही कंसीडर करते हैं, 1 ही लेते हैं। आइडली 8:1 ग्रिड आर यूज, ठीक है। ज़्यादातर जो है ये 8:1 की जो ग्रिड्स हैं इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूज़ ऑफ ग्रिड। यूज़ ऑफ ग्रिड में कहते हैं कि द ग्रिड शुड बी यूज्ड, ठीक है। ग्रिड को यूज़ करते हैं विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी इनका जो ओरिएंटेशन है इनकी तरतीब प्रॉपर होनी चाहिए। फोकल लेंथ इनकी प्रॉपर विद इन द फोकल लेंथ यानी एरिया के अंदर ये आ रही हों, यानी जो पेशेंट का और जो रेडियोग्राफिक फिल्म है, ठीक है, इन दरमियान में मतलब फोकस जो हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसके रास्ते में ये आए ग्रिड। उसके बाद कहते हैं कि देयर इज़ अ ग्रेट लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन इफ द ग्रिड आर यूज्ड। कहते हैं कि ये जो है प्राइमरी रेडिएशन लॉस हो सकती है अगर ग्रिड को हम अपसाइड डाउन यूज़ करें या फिर टिल्ट विद द रेफरेंस टू द फिल्म, या फिर हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करके रख दें जी फिल्म को देखते हुए कि फिल्म जो है उसके हिसाब से थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देते हैं या अपसाइड डाउन कर देते हैं, ठीक है। यानी इसकी जो ओरिएंटेशन है अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो प्राइमरी रेडिएशन जो है वो क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। उसके बाद है जी एयर गैप टेक्निक। एयर गैप टेक्निक में कह रहा है कि इन दिस टेक्निक एयर गैप इज गिवन इन बिटवीन पेशेंट एंड द फिल्म, यानी कि इसमें जो है पेशेंट और फिल्म के दरमियान में हम लोगों ने एयर गैप देना है, ठीक है। द पर्पस इज द सेम एज द ग्रिड। कहते हैं कि इसका पर्पस भी सेम उसी तरीके से ग्रिड की तरह है। ये रिड्यूस करेगी स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उसकी फॉलिंग को ऑन द फिल्म एंड द स्कैटर्ड रेडिएशन फ्रॉम द पेशेंट इज एब्जॉर्ब, और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, ठीक है, फ्रॉम द पेशेंट इज एब्जॉर्ब्ड इन द एयर गैप, वो एयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी एंड डज नॉट रीच द फिल्म, और फिल्म तक ये पहुंचेंगी नहीं। यानी कि आप कह लें कि पेशेंट और जो फिल्म के दरमियान में अपने डिस्टेंस को बढ़ा देना है, ठीक है, एयर गैप दे देना है। उसके बाद आ जाता है जी एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म में कह रहा है, अब कहते हैं कि जो रेडियोग्राफिक फिल्म है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जैसे जिसको बेस करते हैं और इमल्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये डायग्राम दिखाई हुई है, सबसे जो नीचे वाली जो इसकी लेयर होती है वो एक इमल्शन की लेयर होती है, ऊपर वाली जो लेयर उसको बेस करते हैं, फिर उसके ऊपर एक एडहेसिव लेयर होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे ऊपर सुपर कोट होता है, ठीक है। इनकी जो है वो वर्ड्स वगैरह भी लिखी हुई है कि इतनी इतनी वर्ड्स इनकी होती है, ठीक है। ये कहते हैं कि देयर आर द 2 टाइप ऑफ द फिल्म। फिल्म जो होती है ये 2 तरह की होती है स्टूडेंट, एक तो सिंगल इमल्शन फिल्म होती है और एक डबल इमल्शन होती है। अब इमल्शन क्या होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली ना छोटे छोटे से लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस फिल्म के ऊपर इनको जो है वो एक लेयर के शक्ल में इसको स्प्रेड किया जाता है। इमल्शन या सिंगल फिल्म इमल्शन में कहते हैं कि इट हैज़ इमल्शन ऑन 1 साइड ओनली, ठीक है, इसमें सिर्फ एक साइड के ऊपर इमल्शन होगा एंड दीज आर यूज्ड इन द मेमोग्राफी की टेक्निक में इसको यूज़ किया जाता है। डबल इमल्शन फील्ड की बात करते हैं तो फिल्म के दोनों तरफ यानी राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी होगा एंड दे आर यूज्ड यानी जो सामने की साइड है उस पर भी और जो पीछे की साइड है उस पर भी। दे आर यूज इन द जनरल रेडियोग्राफी, ठीक है, रेडियोग्राफी के जो जनरल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद है जी फंक्शन ऑफ द इमेज। द रेडियोग्राफिक इमल्शन कंसिस्ट ऑफ जेलेटिन एंड द सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल। अब कहते हैं कि ये जो इमेज बनता है, ठीक है, इसमें जो रेडियोग्राफिक इमल्शन है, ठीक है, जो कि एक लिक्विड की लेयर होती है, किसके होता है, जेलेटिन का बना होता है या सिल्वर हेलाइट के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज आर एडेड, इम्प्योरिटीज भी इसमें ऐड किए जाते हैं टू सेंसिटाइज द क्रिस्टल्स को सेंसिटाइज करने के लिए, सच एज सल्फेट वगैरह को सल्फेट कंटेनिंग कंपाउंड विच रिएक्ट विद द सिल्वर हेलाइट, ठीक है, जो कि सिल्वर के साथ रिएक्ट करके तो सिल्वर सल्फाइड कंपाउंड बनाएगा एंड दीज साइड्स ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द क्रिस्टल मेक द क्रिस्टल सेंसिटिव। इसकी वजह से कहता है कि क्रिस्टल सेंसिटिव हो जाता है एंड इज नोन एज द सेंसिटिविटी स्पीक, ठीक है।
अब कहते हैं कि व्हेन द एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हाई फोटॉन, ठीक है, जब एक क्रिस्टल जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन में बी लिबरेटेड, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते हैं विच माइग्रेट टू द सेंसिटिविटी स्पीक, ठीक है, और वो माइग्रेट करते हैं कहाँ पे, सेंसिटिविटी स्पीक की तरफ। व्हेन हंड्रेड्स आर सो फोटॉन हैव बीन एब्जॉर्ब बाय अ क्रिस्टल, कहता है कि जब हंड्रेड्स में फोटॉन, जब 100 फोटॉन मिलके जो है फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले, 100 फोटॉन्स जो है वो क्रिस्टल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एट द सेंसिटिविटी स्पीक, तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंसिटिविटी स्पीक के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं टू अट्रैक्ट द मोबाइल सिल्वर आयन टू ज्वाइन देम एंड बी न्यूट्रलाइज। इस तरीके से जो है जो सिल्वर के आयन है वो इकट्ठे होंगे और जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, एंड दे फॉर्म अ सब स्पीक ऑफ सिल्वर मेटल, और यहाँ पे जो है इस तरीके से एक जो है सिल्वर मेटल की स्पीक भी बनेगी विच फॉर्म द लेटेंट इमेज, और एक लेटेंट इमेज बनेगा जिस लेटेंट इमेज रिक्वायर्ड डेवलपमेंट, यानी एक धुंधला सा इमेज बनेगा जिसको मजीद डेवलपमेंट उसको रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद स्क्रीन्स हैं, स्क्रीन्स कहते हैं कि इंटेंसीफाइंग स्क्रीन्स आर यूज, ठीक है, इंटेंसीफाइंग स्क्रीन्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। अब ये स्क्रीन बेसिकली स्टूडेंट एक ना प्लास्टिक की एक पतली सी शीट होती हैं जो कि क्या करती हैं कि एक्सरेज को विजिबल लाइट के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। दूसरा ये कि ये डिक्रीज कर देती हैं एक्सरे की डोज को पेशेंट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि दे आर प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द फिल्म के दोनों तरफ इसको जो है इस स्क्रीन को लगाया जाता है। आगे कहते हैं कि एक्सरेज फॉलिंग ऑन द स्क्रीन और कन्वर्ट टू द लाइट, ठीक है, तो एक्सरेज जो कि स्क्रीन के ऊपर गिरेंगी इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइट के अंदर, द लाइट एक्सपोज द एक्सरेज फिल्म, तो इस तरीके से जो लाइट है वो क्या करेगी, एक्सरेज फिल्म को एक्सपोज कर देगी, जाहिर कर देगी। द स्क्रीन विच इमिट द लाइट इन ब्लू और ग्रीन रीजन ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये जो स्क्रीन होती है ये जो लाइट इमिट करेगी, ठीक है, जब वो किस तरह की होगी, या तो ब्लू स्पेक्ट्रम की होगी या फिर ग्रीन स्पेक्ट्रम की होगी, ठीक है। कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म, यानी कि फिल्म के हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से हम जो है वो स्क्रीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कहते हैं कि द स्क्रीन विच इमिट द लाइट इन ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आर यूज्ड विद द ब्लू सेंसिटिव फिल्म, तो ये वो वाली स्क्रीन जो कि कहता है कि लाइट इमेज करती है ब्लू रीजन के अंदर, ठीक है, उनके लिए जो है हम ब्लू सेंसिटिव फिल्म यूज़ करेंगे, और जो स्क्रीन जो है इमेज करेंगी लाइट इन ग्रीन रीजन, ठीक है, ग्रीन रीजन के अंदर, तो उनके लिए हम ग्रीन सेंसिटिव फिल्म जो है वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा कहते हैं कि जो कैल्शियम टंगस्टेट होता है इमिट द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ द वायलेट एंड द ब्लू लाइट, ठीक है। कैल्शियम जो टंगस्टेट है, ठीक है, ये क्या करेगा कि ब्लू और जो वायलेट लाइट है, ठीक है, उसको ये इमिट कर रहा होता है, और लिथियम ऑक्सी ब्रोमाइड एक्टिवेट विद द टर्बियम इमिट ब्लू लाइट, तो कहता है कि जो टर्बियम मेटल होती है एलिमेंट होता है ये क्या कर देता है कि लेंथिनियम ऑक्सीब्रोमाइड को एक्टिवेट कर देगा जो कि ब्लू लाइट को इमिट करेगा, ठीक है। बोथ ऑफ दीज कैन बी यूज्ड विद द ब्लू सेंसिटिव फिल्म एक्सरे फिल्म, ठीक है, तो इनको कहते हैं कि हम जो है दोनों को यूज़ कर सकते हैं ब्लू एक्सरे फिल्म के लिए। उसके अलावा कहते हैं कि गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फाइड एंड द लेंथिनियम ऑक्सी सल्फाइड एक्टिवेटेड विद द टर्बियम लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ द ग्रीन लाइट, ठीक है। कहते हैं कि अगर ये टर्बियम जो है, ठीक है, ये भी क्या कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है लेंथियम ऑक्सीसल्फाइड को भी और गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड को भी, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो है ग्रीन कलर की लाइट को इमिट करेंगे, इसको वजह से हम इनको ग्रीन सेंसिटिव फिल्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम जो है वो ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म भी कहते हैं। उसके बाद है यूजेस ऑफ स्क्रीन, देयर डिक्रीज द एक्सरे एक्सपोजर टू द पेशेंट, ठीक है, पहला फायदा तो इसका ये कि ये पेशेंट के ऊपर जो एक्सरेज का एक्सपोजर है उसको कम करेगी, ठीक है। डबल स्क्रीन इज यूज फॉर डबल इमल्शन फिल्म, ठीक है, जो डबल स्क्रीन है उसको हम जो है वो डबल इमल्शन फिल्म के लिए जो यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी जिसको दोनों तरफ पे इमल्शन की लेयर होती है। सिंगल ब्लैक स्क्रीन इज यूज फॉर सिंगल इमल्शन फिल्म एज इन द मैमोग्राफी, लेकिन मैमोग्राफी की केस के अंदर जो है वो सिंगल इमल्शन वाली हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक ही तरफ की जो स्क्रीन है वो यूज़ करनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटेंसीफाइंग स्क्रीन, अब ये जो स्क्रीन है इसकी हम कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जब इसकी स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन करनी है तो सबसे पहले सुपर कोट होता है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है जी, हमारे पास सुपर कोट है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरेसेंट लेयर आती है, फिर रिफ्रैक्टिव लेयर आ जाती है, और साथ में हमारे पास पॉलीस्टर की बेस आ जाती है। अब यहाँ पे ये देखें सुपर कोट, फ्लोरेसेंट लेयर, रिफ्लेक्टिव लेयर और पॉलीस्टर बेस, यानी कि ये जो हमारे पास एक एक्सरे की फिल्म आती है वो इन 3-4 कोटिंग से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसके बाद है जी फिल्म कैसेट, फिल्म कैसेट इज़ अ रिजिड होल्डर इज़ अ रिजिड होल्डर दैट कंटेन स्क्रीन एंड द फिल्म, यानी स्क्रीन और जो फिल्म है, ठीक है, इनको इकट्ठे हम एक चीज़ के अंदर प्लेस कर देते हैं, एक होल्डर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फिल्म कैसेट कहते हैं। द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लो एटॉमिक नंबर मटेरियल, ठीक है। अब जो इसका जो इस कैसेट होता है इसके जो फ्रंट होता है, ठीक है, लो एटॉमिक नंबर के मटेरियल से बना होता है, जैसे प्लास्टिक है या कार्डबोर्ड है, ठीक है, सो दैट द एक्सरे बीम इज नॉट एटीन्यूएटेड, एक्सरे की बीम जो है वो एटीन्यूएट ना हो जाए। अटैच टू द इनसाइड ऑफ द फ्रंट कवर ऑफ द कैसेट इज
फ्रंट स्क्रीन। अब कहता है कि जो फ्रंट कवर है, ठीक है, जो कि अटैच हुआ है कैसेट के, यानी एक जो बाहर वाली लेयर है उसके साथ जो अंदर वाली लेयर है, ठीक है, ये दोनों मिलके जो है ये इसका फ्रंट स्क्रीन बनाती हैं, ठीक है। यानी जो सबसे बाहर की लेयर और इसकी जो इंटरनल है, ये दोनों की दोनों क्या कहलाएंगी, फ्रंट स्क्रीन कहलाएगी। उसके अलावा जो बैक सर्फेस है कैसेट की ओवर कवर इज थिकर देन द फ्रंट। बैक सर्फेस जो है वो ज़्यादा थिकर होगी एज कम्पेयर टू फ्रंट के, ठीक है। एंड द बैक स्क्रीन इज अटैच टू द बैक कवर, और बैक स्क्रीन के साथ भी एक बैक कवर जो है वो प्रेजेंट होता है। रेडियोग्राफिक फिल्म इज लोडेड बिटवीन दीज टू स्क्रीन। कहता है कि अब जो आपकी एक फ्रंट वाली लेयर है और एक जो बैक वाली लेयर है, इनके दरम्यान में हमने रेडियोग्राफिक फिल्म को जो है वो प्लेस करना होता है, ठीक है। बिटवीन ईच स्क्रीन एंड कैसेट्स कवर इज अ कंप्रेशन डिवाइस, ठीक है। कहता है कि दोनों स्क्रीन के दरम्यान में तो कैसेट कवर जो होता है ये कंप्रेशन दे रहा होता है, ठीक है, सच एज फेल्ट आर रबर दैट मेंटेन क्लोज फिल्म स्क्रीन कॉन्टैक्ट व्हेन कैसेट इज क्लोज। तो कहता है कि ये एक बेसिकली डिवाइस होता है जो कि एक रबिंग इफेक्ट जो है वो दे रहा होता है, जिसकी वजह से फिल्म जो होती है उसका फिल्म स्क्रीन का क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाता है दोनों लेयर्स के साथ, ठीक है, जब अंदर कैसेट इज क्लोज, जब कैसेट जो है वो क्लोज होगी। नेक्स्ट है फ्लोरोस्कोपी। अब स्टूडेंट फ्लोरोस्कोपी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चर मूव करते हैं, ठीक है, अगर हम उनको जो है उनका एक्सरे लेना चाहते हैं, उनकी स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको फ्लोरोस्कोपी कहते हैं। अब फ्लोरोस्कोपी के अंदर भी क्या होता है, एक्सरेज को यूज़ किया जाता है। अब कहते हैं कि विजिबल इमेजेस प्रोड्यूस बाय द फास्फोरस स्क्रीन। अब कहते हैं कि इसके अंदर जो स्क्रीन यूज़ होती है वो किसकी बनी होती है, फास्फोरस की बनी होती है, ठीक है। वो एक इमेज बनाती है, विजिबल इमेज बनाती है, जो कि क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है एक्सरेज लिविंग द पेशेंट इनटू द विजिबल इमेज। अब ये इनके ये जो फास्फोरस स्क्रीन होती है ये क्या करती है कि जो एक्सरेज पेशेंट की बॉडी में से निकल के बाहर आते हैं ना, ठीक है, जो आती हैं, ठीक है, उनको एक इमेज में कन्वर्ट कर देती हैं। अब फास्फोरस स्क्रीन कन्वर्ट द एक्सरे इनटू लाइट, ठीक है। उसके बाद ये जो है फास्फोरस स्क्रीन ये क्या करेगी, एक्सरेज को कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, लाइट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप ऑफ इमेज प्रोडक्शन बाय फ्लोरोस्कोप। कहते हैं कि एक्सरेज पास थ्रू द पेशेंट, जब एक्सरेज जो है वो पेशेंट के अंदर से गुजरती हैं, ठीक है, एंड फॉलो ऑन टू द इनपुट स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर गिरती हैं, तो द इनपुट स्क्रीन फास्फोरस इज मेड ऑफ सीजियम आयोडाइड, ठीक है। तो कहते हैं कि जो स्क्रीन की इनसाइड है ना, इनपुट जहाँ पे इनपुट है स्क्रीन है जो इसकी, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, वो सीजियम आयोडाइड की बनी होती है, ठीक है। फास्फोरस स्क्रीन की जो इनपुट साइड है, ठीक है, जहाँ पे एक्सरेज आके गिरती हैं, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, सीजियम आयोडाइड की बनी होती है। फास्फोरस स्क्रीन कन्वर्ट द एक्सरे इनटू द लाइट, ठीक है, एक्सरे को ये लाइट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। द लाइट फॉल्स ऑन द फोटो कैथोड एंड द फोटो कैथोड कन्वर्ट लाइट इनटू द इलेक्ट्रॉन्स। अब कहते हैं कि ये जो लाइट की रेज हैं ये जब लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये किसके ऊपर जाके गिरेंगी, ये चले जाएंगे फोटो कैथोड के बाद, आगे वो उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। यानी अब लाइट ने किस में कन्वर्ट होना है, लाइट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय द 25 to 35 kV बिटवीन द नेगेटिव इनपुट एंड द पॉजिटिव आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। अब कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको एक्सेलरेट किया जाता है, ठीक है, इनको जो है वो वोल्टेज सप्लाई किया जाता है 25 से 35 का, ठीक है, जो कि जिसमें जो नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव है वो इनपुट में चली जाती हैं और जो पॉजिटिव होते हैं वो आउटपुट स्क्रीन में चली जाती हैं। उसके बाद कहते हैं कि द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स फॉल ऑन द स्मॉलर आउटपुट स्क्रीन, ठीक है, जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये मतलब स्मॉलर अमाउंट में आते हैं। एंड द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ जिंक कैडमियम सल्फाइड डीएक्टिवेट विद सिल्वर। अब कहते हैं कि जो स्क्रीन है जिसके ऊपर जाके एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन ने गिरना है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है, जिंक कैडमियम की बनी होती है, ठीक है, जिंक कैडमियम सल्फाइड की, आगे ये एक्टिवेट हो जाती है किसकी वजह से, सिल्वर की वजह से। उसके बाद कहता है कि द इलेक्ट्रॉन आर कन्वर्टेड बैक टू लाइट बाय द आउटपुट स्क्रीन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को दोबारा जो है वो कन्वर्ट कर देते थे किसमें, लाइट में, कहाँ से, आउटपुट स्क्रीन के थ्रू। उसके बाद कहते हैं कि फाइनल इमेज प्रोड्यूस इन द इज विजिबल ऑन द टीवी मॉनिटर। इसके बाद जो है फाइनल इमेज जो है वो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है टीवी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा जो है चैप्टर, ठीक है। आपके कुछ चैप्टर्स मैंने कवर करवा दिए हैं, ऑलमोस्ट आपके 3 चैप्टर्स कवर हो गए हैं, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो आपकी हाफ बुक रहेगी उसको कवर करवा दूंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।